डिमांड नहीं आती कि मुझे मेरे बच्चे में शाहरुख खान जैसी क्वालिटीज चाहिए या दीपिका पादुकोण जैसे डिम्पल्स। यदि फादर डेफिनेटली शाहरुख खान है और मदर दीपिका पादुकोण है, तो बच्चा भी शाहरुख खान या दीपिका पादुकोण जैसा हो सकता है। जीन्स को हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। बट काफी लोग आते होंगे आपके पास, हमें बेटा चाहिए। अपन जिस कंट्री में है, अपने को उसके लीगल सिस्टम के हिसाब से ही काम करना होता है, तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल थ्रू आईवीएफ। कुछ सालों पहले एक केस आया था सिद्धू मूसेवाले का, उनका मर्डर कर दिया गया था एंड वो अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड थे कि पेरेंट्स की भी काफी एज थी, तो उन्हें 60-65 में आईवीएफ कराया। तो ये पॉसिबल है हमारे 2022 में अपने लोग आईवीएफ से बहुत ज्यादा डरते हैं। मेरे पास में कई सारे कपल्स आते हैं जिनको शादी को 10-10, 11-11 साल हो चुके हैं। वो बहुत ज्यादा पैसे या बहुत फाइनेंसेस खर्च कर चुके होते हैं। फर्टिलिटी का कॉमन रीजन क्या है? स्पेशली फॉर मेल इनफर्टिलिटी लैपटॉप्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्क्रोटल टेम्परेचर है जहाँ पे स्पर्म बनते हैं, उस जगह का तापमान बढ़ जाता है तो स्पर्म्स का बनना कम हो जाता है। आईवीएफ इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। एक एग निकलता है, एक स्पर्म होता है, दोनों की मेटिंग होती है, एम्ब्रियो बन जाता है। जब ये प्रोसेस नेचुरली नहीं हो पा रहा है तो साइंस बस उस चीज को हेल्प करती है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं आईवीएफ के? आईवीएफ का साइड इफेक्ट ये है कि घर में एक नन्ना मुन्ना बच्चा आ जाएगा जिसको पालना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये एक बहुत बड़ा मिथ था लोगों के बीच हाँ। में कि फर्स्ट टाइम में अगर आईवीएफ कराया तो सेकंड टाइम में आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल सेकंड टाइम में। इनफैक्ट एक बहुत फेमस टीवी एक्ट्रेस है देबीना, हाँ। जिन्होंने फर्स्ट आईवीएफ कराया है और सेकंड उनके नेचुरल कंसेप्शन है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे पूछते हैं कि हम नारियल खाने के बच्चा गोरा होगा। तो बच्चे के गोरा और काला होने पे तो मोटापे में माँ बनना आईवीएफ के थ्रू आसान है? सबसे बड़ा एपिडेमिक है ओबेसिटी। तो सिर्फ वेट ज्यादा है, इस वजह से हम किसी को मना कर दें कि आप माँ नहीं बन सकती, तो ये चीज भी ठीक नहीं है। अगर कोई पेशेंट बोले कि नहीं हम तो अपनी फैमिली से डोनर लेकर आएंगे, तो वो भी एक्सेप्टेबल है? जेंडर चेंज कर रहे हैं तो उनके लिए पेरेंट बनने का चांसेस कितने हैं? तो दोनों ही ट्रांसजेंडर्स थे, दोनों ने ही अपने जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज कराई थी। तो उनकी फीमेल पार्टनर थी, शी वांटेड प्रेगनेंसी, उनको बच्चा चाहिए था। तो जो मेल पार्टनर था उसने अपने यूट्रस में वो बेबी कैरी किया था। गे कपल की यदि मैं बात करूं तो क्योंकि दोनों जने मेल पार्टनर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेल पार्टनर सिंगल मेल पार्टनर के लिए। एक पेशेंट ने तो मेरे से डायरेक्टली पूछा था कि आप ऐसा क्या कर देंगे जो दिल्ली वालों ने नहीं किया और आपके जयपुर में हो जाएगा। अच्छा। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो देश के कैपिटल में नहीं है लेकिन आपके पास है? झलको प्रेजेंट्स निरोगी काया शो। नमस्कार, झलको इंडिया पे आपका स्वागत है। आज की निरोगी काया सीरीज के गेस्ट है डॉक्टर रितु अग्रवाल एंड डॉक्टर ज्योति बंसल। ये इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में। पेरेंट्स बनना हम सबके लिए एक बहुत खूबसूरत सपना होता है और जब इसमें चैलेंजेस आते हैं तो सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हमारे पास दो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, एक मेल और फीमेल, जिनसे हम आईवीएफ रेलेवेंट मिथ्स और इंसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर रितु, डॉक्टर ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत झलको इंडिया पे। थैंक यू वेरी मच। एज ए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, जितनी भागदौड़ की जिंदगी हमारी, उसमें इनफर्टिलिटी का कॉमन रीजन क्या है? इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी अचीव ना कर पाना। साल भर कपल ने कोशिश करी है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो इसके मोस्ट कॉमन रीजंस यदि अपन बुक वाइज डिस्कस करें तो सबसे पहला रीजन होता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आजकल की जो जिंदगी है या जो लोगों का रोजमर्रा है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। घर का स्ट्रेस मान लो या अपनी जॉब्स का स्ट्रेस मान लीजिए, वो चीज़ें बहुत कॉमन है। बाहर इतना पोल्यूशन है, खाने पीने में जो पेस्टिसाइड्स और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इनफर्टिलिटी में योगदान दे रही है। दूसरा रीज़न इज कि आजकल बहुत लेट मैरिजेस हो रही है। लड़कियां भी यदि हम बात करें बहुत एम्बिशियस हैं, होना भी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से जो उनकी एक जो नॉर्मल एज ऑफ मैरिज जो आज हो गई है सिटीज के अंदर, वो 30, 32, 34 तक पहुंच गई है। उस टाइम पे इनेबिलिटी टू कंसीव या इनफर्टिलिटी होना बहुत कॉमन हो गया है। सो मेल्स में भी आजकल है ना एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन बहुत कॉमनली देखी जा रही है। यानी कि जो स्पर्म्स की क्वालिटी है और जो नंबर्स हैं वो दोनों ही ड्रॉप हो रहे हैं। रीज़न अगेन वही है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। जो स्लीप हैबिट्स है वो खराब हो गई हैं। हम लेट नाइट, बहुत लेट नाइट भी हमारी वर्किंग कंटिन्यू रहती है। मॉर्निंग में भी जो जगना चाहिए उस टाइम अपन नहीं जगते हैं। साथ में जो खाने पीने की लाइफ स्टाइल है, खाने पीने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत इरेगुलर हैं, और जो भी अपन खा पी रहे हैं वो भी मोस्टली जंक फूड या प्रिजर्व फूड कहीं ना कहीं खा रहे हैं। सो स्पर्म बेसिकली एक बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, सो दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड। कंडीशन जो है डे बाय डे बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसे मैम आप फीमेल्स की बात कर रहे थे, आजकल जैसे यंग जनरेशन में
पीसीओएस एंड पीसीओडी बहुत ज़्यादा है और ओबेसिटी भी है एक तरह, जी जी तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पीसीओएस एंड पीसीओडी एक बहुत कॉमन रीजन है इनफर्टिलिटी का। पीसीओएस का मतलब क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। उसके अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड इरेगुलर पीरियड्स या एमेनोरिया, ये सारी चीजें कॉमन रहती है। तो ये जो इन्हें एक नॉर्मल ओव्यूलेशन या नॉर्मल टाइम पे ओव्यूलेशन होने की प्रॉब्लम आती है। तो इन लोगों का जो पीरियड्स रहते हैं वो डिलेड रहते हैं, एक प्रॉपर एग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता हर महीने, तो इसी वजह से प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए जो एग बनना चाहिए वो नहीं बन पाता। तो इस वजह से आगे जाके इनफर्टिलिटी में वो लोग जा सकते हैं। पीसीओएस बहुत कॉमनली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रूप में ही देखा गया है। तो ओबेसिटी होना या फिर डायबिटीज होना, ये सारी चीजें एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो इन लोगों का जो जंक फूड के साथ में रिलेशन है ये भी बहुत कॉमन है। तो इसलिए पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, लाइफस्टाइल खराब होना या इम्प्रॉपर होना, ये सारी चीजें आप आपस में इंटर रिलेटेड है। तो जैसे आप बात कर रहे थे वर्क लाइफ की और स्ट्रेस की, तो हम्म, एक स्ट्रेस तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यूजुअली वर्किंग लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। वर्क लाइफ में जैसे हम डेली मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर लैपटॉप्स हैं, हम्म। उनका क्या इफेक्ट हो रहा है इस पे? लाइफस्टाइल में देखो, मोबाइल फोन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूअसली रिलीज करते हैं। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से अपना हर बॉडी ऑर्गन उससे अफेक्ट होता है। दूसरी चीज ये है कि जो फीमेल्स हैं बहुत ज्यादा मोबाइल डिपेंडेंट है या रात को बहुत लेट तक मोबाइल देखती है, तो मेलाटोनिन एक अपना हार्मोन होता है जो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। यही मेलाटोनिन हार्मोन अभी इनफर्टिलिटी से भी एसोसिएट किया गया है। मेलाटोनिन डिफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी होती है, बिकॉज ये अपना पूरा जो सर्केडियन रिदम है, बॉडी किस तरीके से काम करेगी, कौन सा हार्मोन किस टाइम पे रिलीज होना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाता है इसकी डिफिशिएंसी से। तो जो लोग बहुत लेट नाइट फोन देखते हैं, बिकॉज ब्राइट लाइट है, वो ब्राइट लाइट की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से मेलाटोनिन सिक्रीशन कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जो प्रॉपर हार्मोनल फंक्शंस है वो डिरेंज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। लैपटॉप्स की यदि हम बात करें, तो लैपटॉप्स जो गोद में रखे, स्पेशली फॉर मेल इनफर्टिलिटी, लैपटॉप्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसको गोदी में रखने की वजह से, लैप का मतलब होता है गोदी, गोदी में रखने वाली एक डिवाइस है लैपटॉप। तो वहां पे रखने की वजह से जो स्क्रोटल टेम्परेचर है, जहाँ पे स्पर्म बनते हैं, उस जगह का तापमान बढ़ जाता है, तो स्पर्म्स का डिस्ट्रक्शन या फिर उनका बनना कम हो जाता है। तो इसकी वजह से, और जो मेल्स पॉकेट में फोन रखते हैं, वो ये सारी चीजें मेल इनफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ऐसे क्या सिम्टम्स है जैसे कोई कपल ध्यान दे जिस पे कि हमें ये लगे कि ये इनफर्टिलिटी का साइन है और हमें एक अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है या आईवीएफ स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है? यदि कपल को शादी के 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं और वो ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उन्हें डेफिनेटली किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास में जाना चाहिए। यदि फीमेल की एज मोर देन 35 ईयर्स है, वो 35 साल से बड़ी है और उनकी शादी को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उन्हें 100% इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास में जाना चाहिए। वो कंसल्टेंट उनके सारे टेस्ट करा के देखेंगे कि रीज़न क्या है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेडिसिन की हेल्प से हम ठीक कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं उनकी लाइफस्टाइल चेंज करके हम ठीक कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए अपने को बड़ा ट्रीटमेंट जैसे आईयूआई या फिर आईवीएफ का सहारा भी लेना पड़ सकता है। जैसे आईवीएफ के बारे में तो लोगों को पता है, आप आईयूआई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। हर महीने फीमेल की बॉडी में एक एग बनता है, 12वें से 14वें दिन के बीच में वो एग रप्चर हो जाता है। नॉर्मली इंटरकोर्स के दौरान जो सीमन सैंपल होता है वो वजाइना में इजैकुलेट होता है। आईयूआई में हम मेल पार्टनर से वो सैंपल एक कंटेनर में कलेक्ट करवाते हैं, देन उसको प्रिपेयर करते हैं लैब के अंदर। सैंपल प्रिपरेशन एक टेक्निक होता है, उसमें 2 या 3 मेथड्स होते हैं, उस तरीके से वो प्रिपेयर किया जाता है। देन वो प्रिपेयर्ड सैंपल को फीमेल के यूट्रस में नियर द फेलोपियन ट्यूब्स हम उसको डाल देते हैं उस सैंपल को। तो वो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब कि यूट्रस के अंदर सीमन को डालना, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, वो प्रोसेस होता है आईयूआई। तो मैम एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट, ऐसा कौन सा मिथ है जो आप ब्रेक करना चाहोगे यहाँ पे, जो लोगों के दिमाग में गलतफहमी भर के बैठे हैं? लोग आईवीएफ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मेरे पास में कई सारे कपल्स आते हैं जिनको शादी को 10-10, 11-11 साल हो चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत फाइनेंसेस खर्च कर चुके होते हैं मेडिसिन्स के ऊपर, झाड़-फूँक के ऊपर, बाबाओं के ऊपर, लेकिन वो आईवीएफ वाले प्रोसेस से डरते हैं। उनको ऐसा होता है यदि वो 11-12 साल बाद भी हमारे पास आ रहे हैं, किसी भी रिपोर्ट में डायरेक्टली पता लग रहा है कि ये नेचुरली नहीं कंसीव कर सकते, इनसे ट्यूब्स ब्लॉक हैं, या हस्बैंड के सीमन काउंट बहुत ज़्यादा कम है, या फिर फीमेल के एग्स भी खत्म हो चुके हैं, तो भी उनको ऐसा लगता है कि आप तो हमें दवाई लिख दो जिससे कि बच्चा नेचुरली हो जाए। तो बच्चा चाहे नेचुरली हो चाहे आईवीएफ के माध्यम से हो, जो इसका एंड रिजल्ट है वो अपनी फैमिली कंप्लीट करना है।
तो मुझे लगता है कि ये जो लोगों में मिथ है या भ्रम है कि किसी भी तरीके से बस आप हमें दवाई दे दो और दवाई से ही बच्चा हो जाए, आईवीएफ नहीं करवाना, तो मुझे लगता है ये मिथ बिल्कुल ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि आईवीएफ भी यदि हम एक सही उम्र पे और सही रिपोर्ट्स के साथ में करते हैं तो उसके रिजल्ट ज्यादा बेहतर है। आईवीएफ, आप उम्र का जिक्र कर रहे हैं तो उम्र मतलब एज कितनी होनी चाहिए आईवीएफ के लिए, आइडियल एज? आईवीएफ के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो निर्धारित करी है एज पर एआरटी लॉ 2022, वो फीमेल के लिए 21 से 50 इयर्स है और मेल के लिए 21 से 55 इयर्स है। तो यदि उनकी एज 50 और 55 क्रॉस हो रही है तो हम किसी भी तरीके से उनकी आईवीएफ के थ्रू बिल्कुल मदद नहीं कर सकते हैं। और अच्छा। यदि कोई कपल है जिनको हमें रीजंस पता है कि इनको आईवीएफ ही करवाने से रिजल्ट मिलेगा, तो मुझे लगता है कि उनको वो जितनी जल्दी कराए उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना कम उम्र में आईवीएफ प्रोसेस के लिए ऑप्ट करे उतने बेहतर रिजल्ट आते हैं इसके। सो आईवीएफ के लिए आपने जैसे मिथ के बारे में पूछा ना, सो जैसा कि अभी डॉक्टर ऋतु ने बताया कि आईवीएफ को लेके ना लोग डरते बहुत ज्यादा हैं। सो अभी भी लोगों के दिमाग में ऐसा है कि आईवीएफ एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन होगा, बहुत सारी दवाइयां दी जाएंगी, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। सो आईवीएफ के अराउंड ये जो एक कॉमन डिस्कशन जो चलता है, इस वजह से लोग कहीं ना कहीं उस साइंस को अडॉप्ट करने में कहीं ना कहीं घबराते हैं। आईवीएफ इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। एक एग निकलता है, एक स्पर्म होता है, दोनों की मेटिंग होती है, एम्ब्रियो बन जाता है। जब ये प्रोसेस नेचुरली नहीं हो पा रहा है तो साइंस बस उस चीज को हेल्प करती है। फीमेल से एग निकालते हैं, मेल का स्पर्म लेते हैं, बाहर उसको मेटिंग करा के अपन एम्ब्रियो बनाते हैं, 5 दिन उसको कल्चर करके और फिर सिमिलरली अपन फीमेल के यूट्रस में डाल देते हैं। बस इतना सा। सो जब ये मिथ टूटेगी, लोगों को पता चलेगा कि आईवीएफ इज वेरी इजी, सो उनको दवाई लेना आईवीएफ के लिए या दवाई से बच्चा कर देना या आईवीएफ करा लेना, दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। तो जैसे आप लोगों को काउंसल कैसे करते हैं इस चीज से कि मतलब भाई ये गलत है, आप जो सोच रहे हो वो गलत है, ये बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, आप करवा लो इसे? आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते होंगे? हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। तो नॉर्मली उन्हें क्या है, जब पेपर और पेन लेके, सो हम्म। बेसिकली अभी तक क्या है कि उनके दिमाग में एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है, उनके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर दी गई है उस आईवीएफ की कॉम्प्लेक्सिटी को लेके। सो जब वो चीजें एक इजी वे में हाँ। किसी भी कपल को समझाई जाती हैं तो इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अच्छा। बेसिकली ये अपन ये कह सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन का जो बैरियर है ना, वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया है सोसाइटी में। इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली आपके पास कोई ऐसे भी कपल आते हैं कि फैमिली प्रेशर या सोसाइटी प्रेशर होता है कि उनको नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है, ये तो आईवीएफ के थ्रू है, तो वो चाहते हैं कि ये बात बाहर ना आए, सीक्रेट रहे? हाँ, ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं। यदि मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो ऑलमोस्ट 50% कपल्स इस तरीके के होते हैं जो ये नहीं चाहते कि उनकी बात डिस्क्लोज हो या किसी को ये पता लगे कि आईवीएफ के थ्रू उन्होंने प्रेगनेंसी अचीव करी है। मैं उन कपल्स के लिए भी ये बोलना चाहूंगी, ये अभी भी एक सोशल टैबू है कि आईवीएफ से बच्चा कंसीव हुआ है। वो उनको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई कमजोरी है या फिर कोई ये समझेगा कि हमारे अंदर कमजोरी है, इस वजह से हमें बच्चा आईवीएफ के थ्रू कंसीव करना पड़ा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि 50% कपल्स ऐसे हैं जो ये बताना नहीं चाहते, लेकिन 50% कपल्स ऐसे भी हैं जो आगे से बताना चाहते हैं कि हमें इस चीज़ से रिजल्ट मिला है और आप परेशान मत हो, आप भी इस प्रोसीजर के लिए ऑप्ट करें और फिर रिजल्ट अचीव करें। अच्छा, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं आईवीएफ के? आईवीएफ का साइड इफेक्ट ये है कि घर में एक नन्ना मुन्ना बच्चा आ जाएगा जिसको पालना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। मतलब कितना अर्ली डायग्नोसिस इसका जरूरी है? वही अभी अपन ने डिस्कशन किया कि विद इन 1 ईयर यदि हाँ। कंसीव नहीं हो पा रहा है तो आप उसके बाद में कंसल्टेंट से मिलिए, क्योंकि जो उसके विशेषज्ञ हैं वो ही आपको बता पाएंगे कि दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, कैसे उन दिक्कतों से अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे यदि किसी कपल की शादी हो गई है, जैसे मैंने जो अर्लीस्ट जो सबसे छोटी उम्र का आईवीएफ किया है वो 23 साल की फीमेल का किया है। अच्छा। उनके हस्बैंड के स्पर्म्स बाहर नहीं आ रहे थे, तो हम्म। हस्बैंड के जो स्पर्म्स थे वो इंजेक्शन से ही बाहर निकालने थे। उस प्रोसेस में हमें आईवीएफ टेक्निक का ही सहारा लेना था। उनकी शादी को 2 साल हुआ था, लेकिन उन्होंने टाइम से उस चीज़ की जांच कराई और वो प्रोसीजर के लिए ऑप्ट किया। अभी उनके घर में एक हंसता खेलता 3 साल का बच्चा है। स्पर्म बाहर नहीं आए मतलब इसका क्या लॉजिक होता ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया करके एक चीज होती है, वो डॉक्टर साहब आपको बेहतर है? बताएंगे। हाँ। सो कई बार क्या होता है कि जैसे कि जब मेल और फीमेल का इंटरकोर्स होता है तो सीमन इजैकुलेट होता है, तो सीमन इजैकुलेट होकर फीमेल की वजाइना में जाता है। उस सीमन के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं जो एग को फर्टिलाइज करते हैं। सो यदि मेल का सीमन यदि किसी भी वजह से इजैकुलेट नहीं हो पा रहा है, सो हमें स्पर्म को लेने के लिए, उन्हें रिट्रीव करने के लिए फिर हमें सर्जिकल मेथड्स का हेल्प लेना होता है। वो सर्जिकल मेथड बहुत सारे होते हैं, पीसा बोलते हैं, टीसा बोलते हैं, माइक्रोटेसे बोलते हैं। सो उन मेथड्स की हमें जैसे बस प्रॉब्लम वही है
कि उस कॉम्प्लेक्सिटी से हमें बस इस चीज को समझना है कि जब एग और स्पर्म नेचुरली आपस में नहीं मिल पा रहे हैं तो उन्हें हमें साइंस की हेल्प से बस मिला देना है। अच्छा, तो मैम आप आईवीएफ को ऐसे कॉमन लैंग्वेज में एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोसेस जो है, ताकि बिल्कुल, लोगों को देखो बहुत इजी समझ आए? आईवीएफ के प्रोसेस से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि नेचुरली प्रेगनेंसी कैसे होती है। हम्म, हर महीने फीमेल की बॉडी में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो एग को बढ़ने में मदद करते हैं। वो एग्स ऑलरेडी उनकी बॉडी में ही है, ओवरीज के अंदर है। वो एग हर महीने एक निर्धारित रेट पे बढ़ता है आगे। जब वो 18 से 20 का होता है तो वो फूटता है। जब वो रप्चर हो जाता है तो एक बहुत छोटा oocyte वो निकल के ट्यूब्स में आ जाता है। उसी दौरान जब हस्बैंड वाइफ का इंटरकोर्स होता है तो जो सीमन सैंपल या जो शुक्राणु है वो जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब वो पहुंचते हैं तो उसमें से शुक्राणु या स्पर्म निकल के वो भी फीमेल के फेलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचते हैं और ये एग और स्पर्म वहीं मिलते हैं। वहीं पे एक जाइगोट या बेबी का क्रिएशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। 2-3 दिन वो बच्चा वहीं फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर रहता है और फिर वो माइग्रेट करके यूट्रस के अंदर या बच्चेदानी के अंदर पहुंच जाता है या वूम्ब के अंदर, कोख के अंदर पहुंच जाता है और बाकी का समय वो 9 महीने फिर वो वहीं निकालता है। तो इस प्रोसेस में यदि किसी भी स्टेप पे कोई दिक्कत आ रही है तो हमें आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ता है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि नेचुरल में हर महीने एक एग बनता है, लेकिन आईवीएफ प्रोसेस के लिए हमें ये नंबर ऑफ एग ज्यादा चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम यही हॉर्मोन्स इंजेक्शन के रूप में फीमेल पार्टनर को देते हैं। तो ये 10 से 12 दिन तक डेली इंजेक्शंस लगते हैं। फिर हम उन एग्स को जब वो बड़े हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो उनको रप्चर होने से पहले ही हम एक इंजेक्शन के द्वारा ही बाहर निकाल लेते हैं और एक एग लेते हैं, oocyte लेते हैं, एक स्पर्म लेते हैं हस्बैंड का और फिर उसको इक्सी मेथड से, आईसीएसआई मेथड से लैब के अंदर मिलाया जाता है। बेबी जो होता है 5 डे का उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, तो उसको इंक्यूबेटर्स में रखते हैं। ये बेबी बना के या एम्ब्रियो बना के हम इंक्यूबेटर्स के अंदर रख देते हैं। वो बेबी खुद ही बड़ा होता है, उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट, वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो उसको मीडिया या मतलब जो उसको पदार्थ चाहिए बढ़ने के लिए, उन चीज़ों के साथ में वो बेबी जब 5 डे का हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, तो उस बेबी को मदर की यूट्रस में वापस इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आईवीएफ प्रोसेस कहलाता है। सो जैसा कि अभी डॉक्टर ऋतु ने इंक्यूबेटर के बारे में बताया, तो इंक्यूबेटर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो माँ का गर्भाशय है उसे हमने सिमिलरली मशीनों के थ्रू रेप्लिकेट कर दिया। तो एक भ्रूण को या एम्ब्रियो को जो माँ की कोख में यानी कि गर्भाशय के अंदर जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, वो पूरा सपोर्ट सिस्टम उन 5 दिनों के लिए उस भ्रूण को ग्रो करने के लिए अच्छा, वो साइंस हेल्प कर इंक्यूबेटर्स में। तो वो 5 दिन का ही प्रोसेस होता है? ये अभी तक जो साइंस जहाँ तक पहुँच पाई है, हम बच्चे को 5 दिन मैक्सिमम ग्रो करा सकते हैं। यदि हमें किसी का ट्रांसफर वो 5 दिनों में नहीं करना है तो हम उस बच्चे को फ्रीज कर देते हैं, उस ब्लास्टोसिस्ट को फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद में हम उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। ये यूज करने की जो लिमिटेशन है वो 1 ईयर भी हो सकती है, वो अप टू 10 ईयर्स तक अलाउड होता है अपनी कंट्री में। तो वो जो स्टेटस है, जो 5 दिन वाला बच्चा है, उसको चाहे हम 1 साल में यूज करें, चाहे 2 दिन बाद यूज करें, फ्रीज होने के बाद में चाहे 5 साल बाद यूज करें, वो सेम कंडीशन में बाहर मिलता है। फ्रीजिंग की बात हो रही है तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग एक चीज है, जी। उसके साथ साथ स्पर्म और एग फ्रीजिंग भी होती है। आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं? एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग तो बहुत कॉमन है, बहुत पहले से चला आ रहा है ये और बहुत प्रचलित भी है स्पर्म फ्रीजिंग। इसमें क्या होता है, हम गैमीट्स को ही फ्रीज कर देते हैं। अच्छा। स्पेशली जो ये गैमीट फ्रीजिंग या एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग जो टेक्निक प्रमोट करी गई थी, वो जनरली कैंसर पेशेंट्स के लिए करी गई थी। कि अच्छा। जो पेशेंट्स या जो लोग हैं जिनको आगे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लगने वाली है, जिसकी वजह से इनके एग या स्पर्म को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो उस ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले अपने एग या स्पर्म फ्रीज करवा लेते थे, तो आगे भविष्य में उनको संतान उत्पत्ति में दिक्कत ना हो। लेकिन अभी एग फ्रीजिंग का जो ट्रेंड बढ़ा है, वो प्रेगनेंसी डेफर या फैमिली डेफर जो कर रही हैं फीमेल्स, लेट मैरिजेस की वजह से, या फिर वो अभी करियर ओरिएंटेड है, अभी बच्चा नहीं करना चाहती हैं, लेकिन अपनी जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो तो चल ही रही है। तो इसलिए वो सही समय पर अपने एग फ्रीज करा लेते हैं और फिर जब उनको लगता है कि अब उनको फैमिली की जरूरत है या वो अब फैमिली तैयार करने के लिए वो रेडी है, तब फिर वो उन एग्स को यूज करके बेबी हम बना देते हैं। और मान लो इन केस किसी को नेचुरली कंसीव हो गया, अच्छी बात है। और फिर आप उस एम्ब्रियो का क्या करते हैं जो फ्रीज किया है? वो एम्ब्रियो की फ्रीजिंग जो हमने उनसे करी होती है, उसका कंसेंट फॉर्म्स रहते हैं। तो यदि दे डोंट, वो उनको यूज नहीं करना चाहते हैं आगे भविष्य में जाके, तो वो उसमें एक कंसेंट फॉर्म और होता है डिस्कार्ड के लिए। अच्छा। कि वो चाहे तो उनको हटवा सकती हैं या डिस्कार्ड करवा सकती है, डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं।
कोई ऐसे भी कहता है कि आप डोनेट कर दो इसे। डोनेशन अभी पॉसिबल नहीं है अपने एआरटी लॉ के हिसाब से। हम्म। किसी भी हस्बैंड या वाइफ एम्ब्रियो हम किसी और के लिए यूज नहीं कर सकते। तो जो आईवीएफ का जो साइकिल है, इसके सक्सेस होने का कितना चांसेस है? आईवीएफ साइकिल की सक्सेस रेट डिपेंड करती है पहली चीज कि कपल की एज कितनी है, हम्म। जो फीमेल है उनका एएमएच या फिर जो उनकी एग क्वालिटी है वो कैसी है, मेल की स्पर्म क्वालिटी कैसी है, जो एम्ब्रियो बना उसका ग्रेडिंग कैसा है, जो लैब है उसकी कंडीशंस कैसी हैं, एम्ब्रियो कितने एम्ब्रियो बन रहे हैं, लैब कंडीशंस कैसी हैं, लैब बहुत कॉम्प्रोमाइज लैब तो नहीं है, वहाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, CO2 एनालाइजर है या फिर अपने जो CO2 N2 ये सारी गैसेस प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही है, डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, एम्ब्रोलॉजिस्ट के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपना एम्ब्रियो ट्रांसफर की या फिर आईवीएफ की सक्सेस रेट को तय करती है। तो इसका जो सक्सेस रेट है वो हर लैब के लिए, हर आईवीएफ क्लिनिक के लिए डिफरेंट रहता है। तो यदि मैं ऋतु आईवीएफ की बात करूं तो हम लोग यहाँ पे कंसिस्टेंटली 80 to 85% रिजल्ट्स दे रहे हैं। अच्छा, तो मैम जैसे 40 to 50 इंजेक्शंस लगते हैं फीमेल को आईवीएफ के प्रोसेस जी के जी। दौरान, तो कितना डिफिकल्ट होता है उनके लिए? एक्चुअली इंजेक्शंस 40 to 50 नहीं होते हैं। शुरू वाले जो 10 से 12 दिन के जो इंजेक्शंस होते हैं ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, और क्योंकि ये हार्मोन सिर्फ इंजेक्शन के रूप में ही अवेलेबल है तो अच्छा। इसीलिए हमें वो इंजेक्शंस यूज करने पड़ते हैं। और ये जो इंजेक्शंस है ये 10 से 12 दिन तक लगते हैं, ये पेनलेस इंजेक्शंस होते हैं। मतलब मुझे लगता है किसी दर्द के साथ में, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तब भी एक दर्द होता है, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। हाँ। तो ये जो इंजेक्शन का दर्द है जो एक सिर्फ प्रिक पेन जितना ही होता है, तो उसको अपन नजरअंदाज करके और इसके फाइनल रिजल्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो मैम जब ये इंजेक्शंस का प्रोसेस चलता है तो इस दौरान फीमेल्स को वेट में दिक्कत नहीं आती, मोटापा नहीं आता इनसे? ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं। हर हार्मोन के अपना एक इफेक्ट और एक साइड इफेक्ट होता है। तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ाते हैं जिसका टेंडेंसी होता है वाटर रिटेंशन करने का। तो ये वेट गेन नहीं कराता है, वाटर रिटेंशन की वजह से एक भ्रम रहता है कि थोड़ा सा वेट बढ़ गया है। जब पीरियड्स आ जाते हैं या जब दूसरा हार्मोन आ जाता है तो ये वेट वापस से चला जाता है। तो जैसे मोटापा, हम मोटापा की बात कर रहे थे, तो मोटापे में माँ बनना आईवीएफ के थ्रू आसान है? अभी यदि अपन बात करें अपनी वर्ल्ड पॉपुलेशन की तो एक सबसे बड़ा एपिडेमिक है ओबेसिटी। हाँ। अभी जो सबसे ज्यादा कॉमन एक चल रहा है, ओबेसिटी कोई चलाकर नहीं होता और इसका वेट लॉस करना उतना आसान नहीं होता। तो सिर्फ वेट ज्यादा है इस वजह से हम किसी को मना कर दें कि आप माँ नहीं बन सकती, तो ये चीज भी ठीक नहीं है। आईवीएफ में जो डोज कैलकुलेशन है, जो दवाइयों की जो डोज कैलकुलेशन होती है वो वेट के हिसाब से होती है। और यदि कोई फीमेल यदि वो ओवरवेट है तो पहला तो हमारा यही होता है कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके थोड़ी एक्सरसाइजेस करके वेट रिडक्शन करें या एक ऑप्टिमम वेट पर वो आ जाए, उसके बाद में आईवीएफ के थ्रू वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। तो मैम कोई एग्जांपल्स बताइए आपके पेशेंट्स के बारे में से। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमारे पास एक पेशेंट थे जिनका वजन 105 केजी था। वो हमारे पास आए थे आईयूआई के लिए। तो सबसे पहले हमने 1 डेढ़ महीने उनके वेट पे कोशिश करी थी। फिर उसके बाद में जब आईयूआई करा था तो उनको एक अभी हेल्दी बेबी गर्ल है। एक ऐसी एक और पेशेंट थी जो 115 केजीज की थी और उनकी शादी को क्योंकि 15 साल हो चुके थे तो इसलिए अच्छा। उनके साथ में फिर हमने आईवीएफ किया था उनका, और उनके पास भी एक बहुत ब्यूटीफुल बेबी बॉय है। ऐसे एक 120 केजीज की फीमेल आई थी और वो बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी प्रेगनेंसी के लिए। 3-4 साल उन्होंने सब डॉक्टर्स को दिखाया, हर कोई उनको सिर्फ वेट लॉस समझा के और फिर भेज देता था कि 6 महीने बाद आना, वेट लॉस करके आइए और फिर उसके बाद में ट्राई करते हैं। मुझे लगता है शायद वो कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से और बार बार ये जो विशियस साइकिल चल रहा था वेट गेन का और बेबी ना हो पाने का, उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली उनका पिछले 4-5 सालों में बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया था और वो 120 केजीज पे आके स्टक हो गई थी। फिर वो जयपुर आई थी, जयपुर आके वो वेट लॉस के लिए आजकल नए इंजेक्शन चल रहे हैं GLP-1, एक्चुअली वो लेने वो वाले इंजेक्शन आई थी। अच्छा। फिर उनको मैंने समझाया यदि आप ये इंजेक्शन लेते हो तो उस दौरान आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, और जब भी आप ये इंजेक्शन बंद करोगे और प्रेगनेंसी ट्राई करोगे तो वापस से वो आपका वेट गेन होगा। तो आप नेचुरल मेथड्स पे जाइए वेट लॉस के लिए। तो वेट लॉस के नेचुरल मेथड्स के थ्रू उन्होंने 10 केजीज 15 केजीज वेट लॉस किया था। फिर उसके बाद में हमने उनके कुछ मेडिकेशन शुरू करे और वो सिर्फ मेडिसिन पर ही कंसीव कर गई। अभी उनकी ट्विन प्रेगनेंसी चल रही है। ट्विन प्रेगनेंसी। तो सर जैसे मैम ने फीमेल्स के बारे में बताया, तो मेल्स में भी ये फैक्टर होता है कि आपकी ओबेसिटी या मोटापा आपको आगे पिता बनने से रोक रहा हो? हाँ बिल्कुल। सो मेल में भी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है ओबेसिटी। ओबेसिटी वेट ज्यादा होने की वजह से स्पर्म या सीमन की क्वालिटी पे मेजर इम्पैक्ट आता है। सो स्पर्म्स के काउंट जो है वो कम हो सकते हैं, स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सो
जो मेल वेट रिडक्शन करते हैं, अपने वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, उनका ओवर अ टाइम पीरियड सीमन क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी बेटर हो सकती है। इसमें मैं एक एग्जांपल ऐड करना चाहूँगी। एक पेशेंट थे मेरे, जो मेल थे, वो बहुत ओबीस थे, बहुत ज़्यादा। ही वाज़ ऑलमोस्ट 140 केजीज़। जब 140। जी, जब वो मेरे पास में आए थे, उनका स्पर्म फैक्टर इतना ज़्यादा डिक्लाइंड था, बहुत कम था कि उनका आईवीएफ ICSI के थ्रू उन्होंने फर्स्ट चाइल्ड कंसीव किया। जब उनका वो फर्स्ट चाइल्ड, जब उनका वो बेबी बॉय, जब वो 6 इयर्स का था, उस टाइम पे सडनली जो मेल पार्टनर थे, उन्होंने जिम करके और बहुत सारी चीज़ें करके अपना वेट लॉस किया था। ही केम अराउंड 75 टू 80 केजीज पे, और सर उसका सेकंड प्रेगनेंसी है, जो सेकंड बेबी है, वो उन्होंने नेचुरली कंसीव किया था। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ था Myth, लोगों के बीच हाँ। में कि फर्स्ट टाइम में अगर आईवीएफ कराए तो सेकंड टाइम में आप नेचुरली नहीं, कंसीव नहीं कर नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल सेकंड टाइम में। इनफैक्ट एक बहुत फेमस टीवी एक्ट्रेस है, देबीना, हाँ, हाँ। जिन्होंने फर्स्ट आईवीएफ कराया है और सेकंड उनके नेचुरल कंसेप्शन है। अच्छा। तो देखा आपने यहाँ कहानी क्या होता है बेसिकली, फर्स्ट जब बेबी कंसीव नहीं होता तो स्ट्रेस जो है ना उस वजह से हुँ। सारा इम्बैलेंस हो जाता है। अच्छा। वंस फर्स्ट बेबी इज देयर, सो आपकी सारी की सारी चीजें बहुत बैलेंस्ड हो जाती हैं। हुँ। आपका स्ट्रेस है वो चला जाता है, लाइफ स्टाइल है वो आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। सो हुँ। फिर सेकंड टाइम में नेचुरल कंसीव होने के चांसेस आपके डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। तो लोगों के दिमाग से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बार यदि आईवीएफ करा लिया तो मुझे हमेशा ही आईवीएफ कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो जैसे मैम हम आईवीएफ की बात कर रहे थे, तो फीमेल्स की इम्यूनिटी कितनी वीक हो जाती है इस प्रोसेस के दौरान? इस आईवीएफ प्रोसेस की वजह से कभी भी इम्यूनिटी लॉस्ट नहीं होती है, लेकिन अच्छा। प्रेगनेंसी अपने आप में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, उसमें हुँ। इम्यूनिटी कम होती है। तो चाहे वो प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से हो, चाहे वो आईयूआई के थ्रू हो या आईवीएफ के थ्रू हो, इम्यूनिटी प्रेगनेंसी में कम होती ही है। अच्छा। आईवीएफ प्रोसेस की वजह से कभी इम्यूनिटी कम नहीं होती। तो एज़ अ डॉक्टर जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो आप उनका फ्रॉम डूइंग आईवीएफ टिल बच्चा हाथ में आ जाए तभी तब तक आप पूरा खुद ही ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर आपने आईवीएफ कर दिया, आप अपने खुद के डॉक्टर के पास जा सकते हैं? वो पेशेंट प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन भी हूँ, हुँ। तो इसलिए यदि पेशेंट मेरे साथ ही कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन ये कई बार पेशेंट्स को लगता है कि हमारे होम टाउन से ये जगह दूर है, हमको बार बार ट्रैवल करके आना पड़ रहा है, तो वो अपने होम टाउन में भी दिखा सकते हैं। कई बार पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि हम किसी को बताना नहीं चाहते कि हमने आईवीएफ कराया है, तो इनिशियल 3 मंथ्स वो आईवीएफ सेंटर से जुड़े हुए रहते हैं, एंड देन फिर 4th मंथ ऑनवर्ड्स वो किसी और डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। आईवीएफ जो प्रोसेस है जब शुरू होता है, उससे पहले और बाद में कपल्स को क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिकॉज पेशेंट जब हमारे पास में आता है, उनको ये पता ही नहीं होता कि हमें प्री प्रिपरेशन क्या करनी है। हुँ। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मेल्स पार्ट पे यदि मैं बात करूं, तो मेल को स्मोकिंग क्विट करनी होती है। वो बहुत ज़्यादा यदि टोबैको लेते हैं तो वो छोड़ना होता है, हुँ। एंड अल्कोहल कंजम्पशन अपना छोड़ना होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको कम करनी होती हैं। कुछ प्री नेटल वाइटामिन और ये चीज़ें शुरू करनी होती हैं। थर्ड इज रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेज, बैलेंस डाइट लेना है, हुँ। फ्लूइड इनटेक अच्छा रखना है, रात में टाइम से सोना है, सुबह टाइम से उठना है, थोड़ा योगा प्राणायाम यदि वो कर सकते हैं अपने स्ट्रेस बस्टर की तरह पे, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है। फीमेल के पार्ट पे यदि मैं बात करूँ, तो डेफिनेटली यदि वो स्मोकिंग, लेट नाइट पार्टीज, फोन्स और इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। अपने प्री नेटल वाइटामिन शुरू करने चाहिए, एंड डेली बैलेंस डाइट, यही वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ देते हैं, हम प्रिस्क्राइब करते हैं, वो उनको लेने चाहिए। एंड डेली मॉर्निंग प्राणायाम, योगा, एंड अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ये बहुत ज़रूरी है। एज़ अ डॉक्टर आपके पास आपके डॉक्टर कम्युनिटी के भी लोग आते हैं, या फिर वो भी सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से? देखो, डॉक्टर्स भी ह्यूमंस होते हैं, वो भी। और मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर्स की शादी होते होते बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि हम हाँ। पढ़ाई करते रहते हैं। दूसरा, हमारे साथ हमारी फैमिली के अलावा दूसरों की फैमिलीज के भी बहुत सारा स्ट्रेस होता है। हाँ, हाँ। तो इस वजह से डॉक्टर्स में, आईएएस में, ब्यूरोक्रेट्स में, नेताओं में, हर किसी में इनफर्टिलिटी है। तो इसलिए हर तरीके के लोग आते हैं। सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें भगवान ने दुख दिया है, ऐसा नहीं है। हर कोई अपने ही बैटल्स लड़ रहा है, तो हर किसी के साथ में परेशानी है। किसी के साथ में छोटी है, किसी के साथ में बड़ी है। तो नॉर्मल और आईवीएफ जो प्रेगनेंसी चल रही है, उसमें फीमेल की लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सेम होनी चाहिए। प्रेगनेंसी चाहे नेचुरली कंसीव करिए या आईवीएफ के थ्रू करिए, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी की तरह ही चलेगी। तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता कि आपने आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया है तो आपको ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, बेड रेस्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चा वैसे ही वूम में या यूट्रस में बढ़ेगा जैसा वो नेचुरल में बढ़ता है। हुँ। सो कपल्स कई बार क्या बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की मैरिड लाइफ को 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, बेबी कंसीव नहीं किया, हाँ, हाँ। वो आईवीएफ होने के बाद में जब फर्स्ट बेबी कंसीव करते हैं तो दे बिकम ओवर कॉशियस, ओवर प्रिकॉशियस। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए।
सो जो जैसे आपने पहले सवाल पूछा था कि भाई आईवीएफ के बाद ये मोटे क्यों हो जाते हैं, मोटापा हाँ क्यों हो हाँ। जाता है, सो बिकॉज दैट ओवर प्रिकॉशंस ना क्या होता है कि बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, अच्छा। डेली रूटीन एक्टिविटीज सब करना बंद कर देते हैं, हम्म। खाना पीना क्या बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव हो जाता है कई बार। सो ये सब चीजें कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट करती हैं उस मोटापे को इंक्रीज करने के लिए। सो बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अपन ये ना माने कि आईवीएफ किया है तो अपने को बहुत ज्यादा कुछ ओवर प्रिकॉशियस रहना है, नहीं। वो लोगों में होता है कि अभी बच्चे बिल्कुल। हैं तो हमारा। हाँ बस। तो जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं कभी, वो जैसे मूवीज देखकर आते हैं तो कहते हैं कि हम तेल भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, या मसालेदार खाना उनका कुछ। अरे ये क्वेश्चन मतलब ये एक एंडलेस क्वेश्चंस हैं ये ये। एंडलेस क्वेश्चंस हैं। हम ये खा लें, हम तूर की दाल खा लें, हम केसर खा लें, हम नारियल खा लें, हम केला खा सकते हैं क्या? बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे पूछते हैं कि हम नारियल खा लें क्या बच्चा गोरा होगा? तो बच्चे के गोरा और काला होने पे तो उसके मदर और फादर के जीन्स डिपेंडेंट है, हाँ। नारियल और केले से तो कुछ भी नहीं होगा। कई होते हैं जो जामुन नहीं खाते कि भाई जामुन खाने से बच्चा काला हो काला हो जाएगा। जाएगा। तो पपीते को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। हाँ अच्छा, पपीते का पपाया, आपने हाँ बताया, हाँ बहुत हाँ। अच्छी हाँ, बात बताई पपाया का क्योंकि। तो बहुत बड़ा मिथ है। हम्म। एक्चुअली मूवीज में आपने देखा होगा कि किसी का कोई ऐसे जो सास बहू वाले सीरियल्स होते हैं उसमें उसको अबॉर्शन कराना होता है तो उसको पपाया शेक पिला देते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पपाया एक बहुत अच्छा फ्रूट होता है, गट हेल्थ को अच्छा रखता है। लेकिन जो रॉ पपाया है उसके जो सीड्स होते हैं वो डेफिनेटली गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन रॉ पपाया के सीड्स मुझे नहीं लगता कोई ऐसे कंज्यूम करता है। हाँ, बट जैसे कई डॉक्टर्स ना पाइनएप्पल के लिए भी मना करते हैं, या फिर फ्लैक्स सीड्स, कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स मत खाइए आप। ये भी कोई रीजन होता है नहीं, मिसकैरेज चीज? पाइनएप्पल नहीं। भी अच्छा होता है। पाइनएप्पल इज़ हाई एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, तो पेशेंट हम्म। उसको टॉलरेट कर पाएँ, नहीं कर पाएँ, तो इस वजह से। दूसरा क्या होता है, फ्रूट जूसेस आप कहाँ से कंज़्यूम कर रहे हैं, वो बहुत डिपेंडेंट होता है। आप किसी स्टॉल से ले रहे हैं, वहाँ पे फ्रेश फ्रूट जूसेस नहीं है, हम्म। तो डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब फूड पॉइज़निंग होने का डर होता है। तो इसकी अच्छा। वजह से कुछ-कुछ फ्रूट्स डॉक्टर प्रिकॉशनरी मना कर देते हैं, जिनके जूसेस बहुत कॉमनली मिलते हैं, कि आप इन चीज़ों को कंज़्यूम करना कम कर दीजिए। बिकॉज़ हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन करना, देना, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पेशेंट इसलिए बाकी समझते सीड्स नहीं। से कुछ नहीं होता। सीड्स वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो हम्म। ये बहुत हेल्दी होता है इनफैक्ट। सो नेचुरली अवेलेबल जो भी फूड्स है ना, हम्म। दे कैन बी इजीली कंज्यूम्ड इन आईवीएफ प्रेगनेंसी। जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में अपन कंज्यूम कर रहे हैं, वैसे ही अपन आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी उनको यूज कर सकते हैं। जैसे स्पर्म काउंट कितना बड़ा फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। आईवीएफ में? हाँ, यदि स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है हम्म। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ड्रॉप हो जाते हैं। और आईवीएफ में भी डिपेंड करता है कि आपके स्पर्म्स के नंबर और उनकी क्वालिटी कैसी है। स्पर्म हेल्थ भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जिसके लिए मेल्स को स्पेशली अपनी लाइफ स्टाइल को, और जैसा कि डॉक्टर ऋतु ने बताया, स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको, ये सब स्पर्म्स को बहुत इनकी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। अगर किसी मेल का 1% स्पर्म काउंट है। नहीं, 1 मिलियन इज वेरी लेस। अच्छा, वो बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल? हाँ हाँ, मतलब नेचर बहुत रेयर चांसेस हैं। अच्छा। हम जो भी सारी बात कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी पे कर रहे हैं। हम्म। नॉर्मली जो है 20 मिलियन प्लस काउंट्स में हम बोलते हैं कि इट इज गुड, इट अच्छा। इज ओके। यदि 20 मिलियन से काउंट्स कम है तो हम्म। नेचुरली कंसीव होने के चांसेस धीरे 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 करके कम होते चले जाते हैं। अब किसी को 0 स्पर्म काउंट है, उसका उसके पास क्या चॉइस है मतलब? अब जैसे जीरो स्पर्म काउंट वाली आपने बात बोली है, हम्म। सो एजोस्पर्मियस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें मेल के स्पर्म काउंट बिल्कुल निल होते हैं। हम्म। अब इस तरह के मेल्स क्या होते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक, 3-3 6-6 महीने, उन्हें क्या बेसिकली मिसगाइड और मिस इन्फॉर्मेशन में कि आप 3 महीने की दवाइयां ले लो, हम्म। फिर आपके स्पर्म्स काउंट बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे अच्छा। करके बढ़ जाएंगे। मेल्स अपना बहुत एक क्रूशियल टाइम पीरियड क्या होता है कि वो निकाल देते हैं, 3 महीने 6 महीने। हम्म। एक मेल तो थे वो करीब पिछले 6 साल से जस्ट इस उम्मीद में कि मैं दवाइयां लेता रहूंगा तो शायद किसी दिन मेरे स्पर्म से वापस से आ जाएंगे। अच्छा। सो एक बहुत कंडीशन होती है, मतलब एक कंडीशन होती है जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोलते हैं, जिसमें जो टेस्टिस हैं उनके अंदर तो स्पर्म होते हैं बट सीमन के अंदर नहीं होते। अच्छा। तो जब तक वो यदि किसी एक एंड्रोलॉजिस्ट को या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ये इंश्योर ना कर लें कि उनके स्पर्म काउंट पॉसिबल है या स्पर्म निकलना टेस्टिस से पॉसिबल है, हम्म। तब तो फिर भी उन्हें आईवीएफ पे ही जाना पड़ेगा। और यदि उनके स्पर्म काउंट 0 हो गए हैं, तब भी आईवीएफ ही ओनली ऑप्शन है। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? कोई डोनर का भी ऑप्शन कंसिडर करते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, वो डॉक्टर तू ज्यादा बेहतर बताएंगी। हम्म। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि जीरो स्पर्म काउंट है हम्म। और इजैकुलेट में नहीं आ रहा है तो एक कंडीशन होती है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। हम्म। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में जो सैंपल है, जो सीमन या स्पर्म है, वो अपने को टेस्टिकुलर लेवल पे या टेस्टिस में से अपन डायरेक्ट उनको नीडल से निकाल के और यूज कर सकते हैं। हम्म। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका एजोस्पर्मिया है तो उसमें अंदर भी नहीं बन रहा है स्पर्म, तो उन केसेस में हमें डोनर सीमन सैंपल की
यूज करना पड़ता है। तो वो डोनर सीमेन सैंपल दो तरीके से अपन यूज कर सकते हैं, या तो आईयूआई प्रोसेस के थ्रू या फिर आईवीएफ प्रोसेस के थ्रू। आईयूआई हम उन केसेस में कर सकते हैं जिसमें फीमेल पार्टनर के सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, अच्छा। और यदि उसमें भी यदि कोई दिक्कत है तो फिर हमें उसमें भी फिर आईवीएफ ही जाना पड़ता है। और इन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया वाले पेशेंट जिनमें हमने नीडल से स्पर्म्स निकाले हैं, उनमें तो 100% हमें आईवीएफ पे ही जाना पड़ेगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने ये भी बोला था कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 0 स्पर्म काउंट आ रहा है लेकिन वो कंटिन्यूसली दवाइयाँ लेते रहते हैं। मेरे पास एक पेशेंट थे, वो बिहार में बहुत अच्छी जॉब पे थे, कुछ ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ही थे। उन्होंने 6 से 7 साल सिर्फ मेडिकेशन खाई थी कि उनका 0 काउंट से वो बढ़ जाए। जब उनका फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था उसमें जो हार्मोन लेवल हुए थे उसके हिसाब से भी अंदर स्पर्म मिलने की संभावना न के बराबर थी। अच्छा। लेकिन स्टिल उन्होंने इनिशियल 6 से 7 साल उनकी वाइफ इस चीज में सिर्फ दवाइयाँ लेने में निकाल दिया। उन्होंने मुझे बताया था कि वो 9 से 10 लाख रुपए सिर्फ दवाइयों पे खर्च कर चुके हैं ऑलरेडी। दवाइयों पे। जब वो आईवीएफ के लिए जब उन्होंने समझा कि अब करवा सकते हैं, उस टाइम पे उनकी वाइफ की एज 39 ईयर्स हो चुकी थी। तो ये जो उन्होंने जो अपनी वाइफ की जो एज 39 ईयर्स तक वो लेकर आए, 39-40 ईयर्स पे आके फिर जो फीमेल पार्टनर होते हैं उनके भी एग्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो उनको एटलीस्ट उस कपल में एक का जेनेटिक चाइल्ड मिल सकता था। बाद में उनको वो एम्ब्रियो डोनेशन पे जाना पड़ा कि एग भी हमें डोनर से लेने पड़े, स्पर्म भी हमें डोनर से लेने पड़े, और फिर उससे उनको प्रेगनेंसी हुई है। तो आईवीएफ के डिसीजन लेने में ना टाइम विंडो है ना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, मेल क्योंकि वो 6 से 7 साल का टाइम उन्होंने इस उम्मीद में निकाल दिया कि शायद दवाइयां लेने से मेरे स्पर्म बढ़ बढ़ जाएंगे। जाएंगे। इस बीच में फीमेल जो उनकी पार्टनर थी, उनकी एज इतनी ज्यादा हो गई कि एग की क्वालिटी और नंबर दोनों ही इतने ज्यादा कम हो गए कि वो एग भी फिर हमें बाहर से ही लेना पड़ा। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि केवल एक ही पार्टनर को अपन देखते हुए उसके ट्रीटमेंट में ना लगे रहें, क्योंकि आईवीएफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस जहां में मेल और फीमेल दोनों को साथ आगे लेके और फिर डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर जैसे आप बात कर रहे थे कि दवाइयाँ ले रहे थे, बाकी काफी डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, इवन आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी सजेस्ट करते हैं कि आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कि आप दवाइयाँ लें, आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे। बट वो डिपेंड करता है कि आपके बेसिक जो इनिशियल स्पर्म काउंट है वो कितने हैं। सो फॉर ओके। एग्जांपल किसी मेल के यदि स्पर्म काउंट 6 मिलियन है, 7 मिलियन है, 10 मिलियन है, उन केसेस में उनको लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट के साथ में विद सपोर्ट ऑफ मेडिसिन अच्छा। वहाँ चांसेस और प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी स्पर्म क्वालिटी या सीमन क्वालिटी बेटर हो जाए। बट जहाँ बिल्कुल ही जीरो काउंट है, मैंने तो आज तक ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं देखी जिससे वो जीरो काउंट जो है वो मिलियंस में इंक्रीज हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे डोनर की हम बात कर रहे थे, तो डोनर यूजुअली कौन सेलेक्ट करता है डोनर? डोनर डॉक्टर्स ही सेलेक्ट करते हैं, जो भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो डोनर सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो ये देखते हैं कि उनको डोनर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। यदि फीमेल पार्टनर के एग्स खत्म हो चुके हैं या क्वालिटी इतनी कम है कि उनको यूज करके एक हेल्दी एम्ब्रियो नहीं बनाया जा सकता, तो हमें डोनर एग सर्विसेज के लिए उनको हम ऑप्शन देते हैं। देन जब वो उस चीज़ के लिए हाँ करते हैं तो डोनर का रिक्रूटमेंट या डोनर का जो सिलेक्शन है वो डॉक्टर ही करता है। डोनर का एक एज क्राइटेरिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि उनको 23 से 35 ईयर्स के बीच में ही हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। डोनर हेल्दी होनी चाहिए, डोनर के सारे कुछ ब्लड टेस्ट लॉ में मेंशन्ड है वो हम करा के चलते हैं। डोनर का सोनोग्राफी होता है कि डोनर के नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, डोनर के हेल्दी पहले बच्चे हैं, वो सारी चीज़ें हम देख के और फिर उनके लिए वो डोनर सिलेक्शन होता है। और मेल डोनर के लिए सर? सिमिलरली मेल डोनर्स के साथ भी पूरा स्क्रीनिंग का कंप्लीट प्रोसेस रहता है। उनके ब्लड टेस्ट होते हैं और जिन मेल डोनर्स का सीमन क्वालिटी या स्पर्म्स के नंबर और उसकी मोटिलिटी अच्छी होती है, केवल उन्हीं को ही फिर स्पर्म बैंक में रखा जाता है। तो इसमें जो पेशेंट्स होते हैं उनका कोई कंसेंट होता है? हाँ, नहीं, मत- डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हम पेशेंट को बताते हैं कि आपके एग क्वालिटी या एग नंबर इतने कम है कि अपन सेल्फ के साथ में नहीं जा सकते और आपको डोनर सर्विसेज का हम एक ऑप्शन देते हैं। अच्छा। जब वो उस ऑप्शन के लिए हाँ करते हैं, कंसेंट्स देते हैं, तभी हम डोनर सर्विसेज के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक प्रॉपर एआरटी बैंक गवर्नमेंट की तरफ से एक एआरटी बैंक गवर्नमेंट ने बनाए हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एआरटी बैंक्स है। ये एआरटी बैंक्स पेपर वर्क करते हैं, वो डोनर के कुछ पेपर्स बनवाते हैं, डोनर का लाइफ इंश्योरेंस और डोनर का मेडिकल इंश्योरेंस रहते हैं, और डोनर के कुछ टेस्ट हैं, डोनर के एफिडेविट्स हैं, प्लस रेसिपिएंट जो भी उस बच्चे का ये पेरेंट बनने वाले हैं उनके भी एफिडेविट्स और पेपर्स तैयार होते हैं। तो इसमें डोनर ये पूरा लीगल प्रोसेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड है, ये उसी तरीके से आगे बढ़ता है। तो अगर कोई पेशेंट बोले कि नहीं हम तो अपनी फैमिली से डोनर लेकर आएंगे, तो वो भी एक्सेप्टेबल है? हाँ, ये भी एक्सेप्टेबल है, वो ला सकते हैं अपनी फैमिली से, लेकिन इसमें कुछ एज क्राइटेरिया, कुछ कंसेंट फॉर्म्स और वो सारी चीज़ें रहती है। यदि वो क्राइटेरिया मीट आउट होते हैं तो उनको भी हम ले सकते हैं। तो यूजुअली जैसे काफी डोनर्स होते होंगे, तो ये कोई प्रोफेशन तो नहीं बन गया लोगों के लिए?
एक डोनर अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार एग डोनेट कर सकती है, तो इसलिए ये प्रोफेशन तो नहीं है। पर मेल्स के लिए तो मल्टीपल नहीं, ये टाइम। मेल्स के लिए भी, ये Males. मेल डोनर हो चाहे फीमेल डोनर हो, दोनों का ही लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही ये डोनेट कर सकती है। सिर्फ एक ही कपल के लिए वो डोनेशन यूज में ले सकते हैं और इसके बदले में उनको कोई पेमेंट भी नहीं होता है, तो इसलिए कोई प्रोफेशन तो नहीं बन सकता। अच्छा, पेमेंट नहीं करते हो? नहीं, कोई भी इंसेंटिव इस कोई प्रोसेस के साथ में इंसेंटिव, हाँ। इन्वॉल्व नहीं होता। तो मैम कभी किसी पेशेंट ने आपको ऐसे नहीं कहा मेरे हस्बैंड तो नहीं रहे, मेरे बच्चा भी नहीं, हम्म। तो अब मुझे मेरे हस्बैंड से ही बच्चा चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है वो आईवीएफ के थ्रू? यदि हस्बैंड के डेथ से पहले उनका हम्म। सीमन सैंपल फ्रीज करा गया था अच्छा। और उनकी उस फ्रीजिंग कंसेंट फॉर्म में है कि वो वाला सैंपल हम उनकी वाइफ के साथ में यूज कर सकते हैं, देन ओनली वो वाइफ कंसीव कर सकती है अच्छा, वो वाइफ सैंपल। के लिए भी कंसेंट दे जी बिल्कुल, जब भी हम एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग या फिर एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं तो उसमें कंसेंट फॉर्म में ये चीजें मेंशन्ड है हम्म। कि वो उनकी डेथ के बाद में उनका जो गैमीट है उसके हम्म। साथ में वो क्या चाहते हैं कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए या उनकी फीमेल पार्टनर को दे दिया जाए। तो वो उस ऑप्शन पे जब वो टिक करते हैं कि उनकी फीमेल पार्टनर एज पर हर चॉइस उसको यूज कर सकती हैं, तभी हम सिर्फ उस सीमन सैंपल को आगे यूज कर सकते हैं। ये एक मैंने पेशेंट का किया था, लेकिन उसमें पेशेंट के हस्बैंड की डेथ हो गई थी और क्योंकि अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंगल फीमेल पार्टनर के लिए अलाउ करती हैं कि वो आगे जाके प्रेगनेंसी के लिए ऑप्ट कर सकती हैं, अच्छा, तो उस केस में हमने उनका आईयूआई किया था विद डोनर सीमन सैंपल और उससे फिर उनको प्रेगनेंसी हुई थी। तो ये यूजुअली जो डिवोर्स केसेस होते हैं उनमें ये प्रोसेस हाँ चलता है? बिल्कुल हो सकता है, डिवोर्सी फीमेल में हो सकता है, सिंगल फीमेल में हो सकता है, शी इज नेवर मैरिड उसमें हो सकता है, विडो में हो सकता है। जैसे किसी पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड है और वो नहीं बचे, अभी कोई रीजन से नहीं बचे बच्चा, तो वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा वंश आगे चलता रहे, तो उनको अपने बेटे के ही उससे बच्चा चाहिए, सीमन से बच्चा चाहिए या स्पर्म से ही बच्चा चाहिए, वो भी थोड़ी कोई पॉसिबल चीज है? डेथ हाँ। होने के बाद में ना एग और स्पर्म क्या होते हैं, इमीडिएटली डाई हो जाते हैं, अपन इसको कॉमन यदि लैंग्वेज में समझें। हम्म। सो ऐसा नहीं है कि जैसे कि ऑर्गन डोनेशन होता है हम्म। कि फॉर एग्जांपल यदि कोई ब्रेन डेड हो गया है, सो उसके हमने जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर अपन ने निकाल ली और किसी के अंदर डोनेट कर दिए। हाँ हाँ। सो एग और स्पर्म्स के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अच्छा। यदि किसी की ब्रेन डेथ हो गई है या फिर पूरी तरह से डेथ हो गई है तो अपन उनके एग और स्पर्म किसी तरह से रिट्रीव कर कर बाद में यूज कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। डेथ होने के साथ में एग और स्पर्म इमीडिएटली डाई हो जाते हैं। प्लस इसमें बहुत सारे कंसेंट फॉर्म्स और बहुत लॉ लीगल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व हैं, तो ये पॉसिबल है। हाँ। पॉसिबल नहीं। जैसे किसी आजकल जो यंग जनरेशन है यूजुअली अपना जेंडर चेंज कर रहे हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा ही चेंज हो रहा है, तो उनके लिए पेरेंट बनने का चांसेस कितने हैं? जैसे यदि कोई मेल है जो फीमेल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो अपने मेल एक्सटर्नल ऑर्गन्स रिमूव करवाते हैं, बट जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो वही सेम ही रहते हैं, उसमें Okay. यूट्रस नहीं होता, तो अच्छा। इसलिए वो फीमेल प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकती। हम्म। और जो फीमेल है जो मेल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो अपना एक्सटर्नल जेनिटेलिया चेंज करवाते हैं, इंटरनली वो ओवरीज रिमूव करवाते हैं सो दैट कि नॉर्मल ईस्ट्रोजन ये जो फीमेल हॉर्मोन्स है वो न बने। वो चाहे तो यूट्रस रिमूव करवा सकते हैं, कई होते हैं जो यूट्रस रिमूव नहीं करवाते। जैसे एक केस आपने यदि सुना हो, पढ़ा हो, वो मैगजीन के कवर पेपर पे भी आया था कि वो दोनों ही ट्रांसजेंडर्स थे, दोनों ने ही अपने जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज कराई थी, तो जो मेल पार्टनर था वो पहले फीमेल थे और जो फीमेल पार्टनर था वो पहले मेल था। अच्छा। और जो उनकी फीमेल पार्टनर थी शी वांटेड प्रेगनेंसी, उनको बच्चा चाहिए था, तो जो मेल पार्टनर था उसने अपने यूट्रस में वो बेबी कैरी किया था, उन्होंने उस चीज का फोटोशूट भी कराया था, तो क्योंकि उनका यूट्रस प्रिजर्व्ड था तो इस वजह से वो प्रेगनेंसी कैरी कर पाए। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू तो नहीं हो सकता जैसे कि नॉर्मली या नेचुरली कोई और कंसीव करता है, इसमें थोड़ा सा साइंस या थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व है, तो ये उसी तरीके से ही आगे बढ़ता है। क्योंकि जेंडर चेंज कराने के साथ बेसिकली जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मेजॉरिटी चेंज होती है, और जो अपने इंटरनल जिन्हें अपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, जैसे मेल का टेस्टिस है, फीमेल का ओवरीज हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। ओके। तो जैसे मान लो किसी ने नहीं कराया लेकिन वो एज ए गे या लेस्बियन बाहर आते हैं, हाँ, उनके लिए पेरेंटिंग का क्या ऑप्शन है? गे कपल की यदि मैं बात करूँ तो क्योंकि दोनों जने मेल पार्टनर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेल पार्टनर, सिंगल मेल पार्टनर के लिए प्रेगनेंसी का कोई विकल्प नहीं है, उनको शादी करनी पड़ेगी क्योंकि ना तो वो सरोगेसी पे जा सकते हैं, तो इसलिए उनके पास अभी प्रेगनेंसी का ऑप्शन नहीं है। लेकिन यदि लेस्बियन कोई फीमेल है एंड शी डजंट वांट टू गेट मैरिड, वो सिंगल फीमेल है, तो वो सिंगल फीमेल प्रेगनेंसी अटेन कर सकती है डोनर सीमन के माध्यम से। ओके।
बट जैसे फॉरेन कंट्रीज या मूवीज में दिखाते हैं कि गे कपल्स यूजुअली अपना सीमन देकर किसी से एग लेकर वो हाँ बच्चा बना हाँ लेते हैं, हाँ, तो ये इंडिया में लेकिन सरोगेसी के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपनी हम्म हम्म। कंट्री में, तो सरोगेसी इज नॉट पॉसिबल फॉर गे कपल। तो मैम जैसे आईवीएफ में लोग कहते हैं कि यार आईवीएफ में हम आईवीएफ कराएंगे, सेंटर में हमारा सीमन गुम गुम हो जाएगा या एग गुम हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। लोगों को आप कैसे समझाते हो कि जो बच्चा है वो आप ही का है? ये हमें विश्वास भी करना पड़ेगा, और जो सीमन सैंपल है और जो एग सैंपल है, सबकी बहुत अच्छे से लेबलिंग होती है हर जगह पे, हर पॉइंट पे। प्लस जो सैंपल्स जब लैब के अंदर जाते हैं, तो हर कंटेनर पे एक पेशेंट की लेबलिंग होती है, एक यूनिक हॉस्पिटल आईडी दिया जाता है हर पेशेंट के लिए, वाइफ का नाम, हस्बैंड का नाम प्लस यूएचआईडी, ये 3 आइडेंटिफिकेशन फैक्टर हो जाते हैं। दूसरी चीज, एक थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन या विटनेसिंग सिस्टम होता है। उसका मतलब होता है कि जो डॉक्टर है, जो एम्ब्रोलॉजिस्ट है, उनके अलावा एक थर्ड पर्सन और होता है लैब के अंदर, जो ये इंश्योर करता है कि गलती से भी एम्ब्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर कोई दूसरा कंटेनर ना उठा ले। फोर्थ ये रहता है कि हमारे एक आईएमटी मैचर डिवाइस है, एक आईएमटी मैचर सिस्टम है, उसके टैग्स होते हैं। तो पर पेशेंट टैग की पूरी लिस्ट निकलती है, वो टैग्स हर डिवाइस पे, हर डिस्पोजेबल पे या हर कंटेनर पे वो लगाए जाते हैं। और जब जिस वर्किंग स्टेशन जो होता है, जिसको लैमिनार हम एयर फ्लो बोलते हैं, वो जो वर्किंग स्टेशन होता है, उस वर्किंग स्टेशन पे उसका आइडेंटिफिकेशन एक मॉनिटर लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही उस टैग के अलावा कोई भी दूसरा टैग का डिश या दूसरे टैग का कोई डिस्पोजेबल मटेरियल वहां पर आएगा, तो वो अलार्म्स देती है। पहली 3 जो लेयर हैं वो बेसिकली ह्यूमन प्रोटेक्शन या ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे काम करती हैं कि किसी भी तरह की एरर ना हो। तो डॉक्टर तुम जैसे बताया कि फोर्थ लेयर जो है वो दैट इज मैकेनिकल एंड दैट इज कंप्लीटली ड्रिवन बाय मशीन सिस्टम। सो एक आईएमटी मैचर सिस्टम है जो ऋतु आईवीएफ में नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट आरआई विटनेसिंग सिस्टम है, जो ये इंश्योर करता है कि आपके गैमीट्स किसी भी तरह से मिक्स नहीं होंगे। अच्छा, इसमें नेचुरल डिजास्टर, मान लो लैब में आग लग जाए या अर्थक्वेक आ जाए, तो आप कैसे उसे बचाते हैं मतलब या सेव करके रखते हैं? हमें जो भी क्लिनिक है वो अपना इंश्योरेंस कराते हैं इस मैटर में, कि हम्म यदि कोई नेचुरल डिजास्टर है या आग लग जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो उससे क्लिनिक सेफ रहता है। दूसरा, जो एम्ब्रियोज है, एम्ब्रियोज पार्ट पे यदि मैं बात करूँ, तो एम्ब्रियोज क्रायो कंटेनर्स में रहते हैं। हम्म। तो वो क्रायो कंटेनर्स इन सब चीजों से इम्यून होते हैं। अच्छा। वो एम्ब्रियो फ्रीज हो गया है, यदि कुछ भी होता है तो इमीडिएटली क्रायो कंटेनर्स को लैब से बाहर रखा जाता है, डिफरेंट स्टोरेज साइट होती है, वहां पे इन सब चीजों का ना हो, उस तरीके से सारा प्रोटेक्शन, फायर सेफ्टी, ये सारी चीजें यूज करके चलते हैं क्लिनिक्स। तो मैम जब आईवीएफ प्रोसेस के लिए लोग आते हैं, तो आपके उनके सवाल कभी ये नहीं होते कि जो हमारा आईवीएफ के थ्रू बच्चा होगा वो बहुत नाजुक तो नहीं होगा, या अबनॉर्मल या कमजोर तो नहीं होगा? वो आईवीएफ से जो बच्चा होता है, जो नेचुरली कोई भी पेरेंट एक बच्चा कंसीव करते हैं, तो उसमें जो मेल पार्टनर है उनके जीन्स होते हैं, फीमेल पार्टनर के जीन्स होते हैं, उसी से ही मिलके बच्चा बनता है। सेम आईवीएफ में भी मेल और फीमेल पार्टनर के जीन्स से ही मिलके बच्चा बनता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, बच्चे के जो क्रोमोसोम्स हैं, वो उसके मदर और फादर को ही रिजेंबल करते हैं। यदि किसी बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी होने वाली है या आने वाली है, तो वो चाहे वो नेचुरली कंसीव करें या फिर वो आईवीएफ के थ्रू बेबी हो, वो दोनों ही केसेस में होने की संभावना रहती है। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि वो बच्चा नाजुक तो नहीं होता, तो आईवीएफ वाले बच्चे वैसे तो नाजुक नहीं होते, लेकिन पेरेंट्स की ओवर पैम्परिंग की वजह से वो बच्चे नाजुक हो जाते ज्यादा हैं कि नाजुक हो ये जाता कोई ये नहीं कहता मेरा बच्चा डम तो नहीं होगा, या फिर है। उसकी आईक्यू तो कमजोर नहीं होगी? देखो, आईक्यू भी जो है वो पेरेंट्स पेरेंट पे। के आईक्यू पे पेरेंट्स के आईक्यू डिपेंडेंट पे है। डिपेंड करती है, पेरेंट यदि एल्बर्ट आइंस्टाइन है तो बच्चा एल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाएगा। ज्यादा बेटर ही पेरेंट होगा। यदि डम। शाहरुख खान है तो वो शाहरुख खान का ही बच्चा होगा। और यदि फादर का आईक्यू 20 या मदर का आईक्यू 50 के आसपास है, तो वो बच्चा भी उसी तरीके से ही होगा। तो आप जैसे शाहरुख खान बता रहे हैं, डिमांड नहीं आती कि मुझे मेरे बच्चे में शाहरुख खान जैसी क्वालिटीज चाहिए, या हेल्दी हेयर्स, या डिम्पल्स, दीपिका पादुकोण जैसे डिम्पल्स, ऐसे डिमांड नहीं करते? वो जीन्स अभी हम चेंज नहीं कर सकते, तो यदि मदर के डिंपल्स है या फादर के डिंपल्स है, तो वो बच्चा उसी तरीके से ही होगा। उसको जीन्स को हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। और यदि फादर डेफिनेटली शाहरुख खान है और मदर दीपिका पादुकोण है, तो हाँ वो हाँ। बच्चा भी शाहरुख खान या दीपिका पादुकोण जैसा हो सकता है। तो जो डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट है ना, बस थोड़ा फैसिनेशन ज्यादा है। अच्छा। बाकी लॉ में इट इज नॉट एट ऑल अलाउड कि आप किसी भी तरह से जो एम्ब्रियोज है उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन करें, दैट इज नॉट अलाउड। तो एक सर। 2019 का चाइना का केस है, वो हाँ हाँ। साइंटिस्ट को ही वाज इम्प्रिजन्ड थी, उनको
सेंटेंस किया गया था बिकॉज उन्होंने ये क्रिस्पर टेक्निक, एक क्रिस्पर जीन को कट करने का या मॉडिफाई करने का एक टेक्निक होता है क्रिस्पर, तो उससे उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई करे थे बेबीज। तो 3 बेबीज उन्होंने मॉडिफाई करे थे, 2 ट्विन सिस्टर्स थी उनमें, अच्छा। एंड उनमें उन्होंने ये जीन डाला था कि वो HIV से इम्यून रहेंगे। एंड वो जैसे ही गवर्नमेंट को पता लगा था तो वो ही वाज इम्प्रिजन्ड, ही वाज सेंटेंस्ड फॉर दैट। तो ये चीज़ क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड ये चीज़ बैन है, इस पे बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, तो ये चीज़ यूज़ नहीं हो सकती। इसके पीछे रीजन क्या है मतलब? यदि सबके ही घर में एल्बर्ट आइंस्टाइन यदि पैदा हो जाएगा तो जो रूटीन पॉपुलेशन है वो कैसे सर्वाइव करेगी? फिर दूसरा अपन इसका ये समझें कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो ये इंश्योर नहीं करता है कि जो रिजल्ट अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिले। सो फॉर एग्जांपल आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया, जो एम्ब्रियो है उसको आपने वूम के अंदर डाल दिया, वो ग्रो करके एक बेबी निकल गया। अब जब वो बेबी बड़ा होगा, ग्रो करेगा, एडल्ट बनेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन अपन ने एक्सपेक्ट किए थे वो मिले भी हैं कि नहीं मिले हैं। जैसे अब कोविड-19 जो वायरस था वो भी एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन का ही रिजल्ट था, जो पेंडेमिक अपन सबने झेला है 2020 और 2022 तक, तो वो भी एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन था। सोचो यदि उसी तरीके के जेनेटिक मॉडिफिकेशंस आने वाले बच्चों में होने लग जाएंगे तो वर्ल्ड क्या फेस करेगा? और रिजल्ट यदि हमारे फेवर में नहीं हुए तो सिचुएशन क्या होगी? साइंटिफिक साई-फाई मूवी हो जाएगी। तो जैसे आपने डिजाइनर बेबी बोला, बट डिजाइनर बेबी में तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं। आईवीएफ के थ्रू जैसे हेरिडिटरी डिजीजेज हैं वो रिमूव करना पॉसिबल है? रिमूव नहीं कर सकते, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि अच्छा। कोई कपल है जिनको कुछ ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमें उनके जीनोम के अंदर डिटेक्ट हो गया है, तो वो हम जो बेबी है, जो एम्ब्रियो है, उसका टेस्टिंग करा के यदि उस एम्ब्रियो के अंदर वो जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है तो हम उन एम्ब्रियोज को डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर हम उन एम्ब्रियोज को आगे मदर के अंदर इम्प्लांट नहीं करते। जो हेल्दी एम्ब्रियो आ रहा है हम उसी को इम्प्लांट करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ केसेस आते हैं इस तरीके के कि उनको 3 या 4 अबॉर्शंस हो चुके हैं और हर बच्चे में एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर आ रहा था या एक किडनी डिसऑर्डर आ रहा था। तो जब मदर और फादर के जब टेस्टिंग किए गए तो मदर के अंदर वो डिसऑर्डर पाया गया। अब उनका आईवीएफ करके वो जो स्पेसिफिक डिसऑर्डर है उसको हम एम्ब्रियो के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, और जो इस एम्ब्रियो में वो स्पेसिफिक डिसऑर्डर आएगा उन एम्ब्रियोज को हम इम्प्लांटेशन के लिए या एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए यूज नहीं करेंगे। जो भी हेल्दी एम्ब्रियोज आएंगे उनसे प्रेगनेंसी करी जाएगी। सो आईवीएफ जैसी टेक्निक है ना, इस तरह के कपल्स के लिए एक मिरेकल की तरह है कि अच्छा। एटलीस्ट उनके पास एक चांस है कि वो अपनी जेनेटिक प्रॉब्लम को नेक्स्ट जनरेशन में जाने से रोक सकें। तो अब जैसे आप बता रहे हो कि इट्स अ मिरेकल, बट काफी लोग आते होंगे आपके पास ये सवाल लेके कि हमें बेटा चाहिए। इज इट पॉसिबल थ्रू आईवीएफ? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू आईवीएफ। अपन जिस कंट्री में है अपने को उसके लीगल सिस्टम के हिसाब से ही काम करना होता है, तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल थ्रू आईवीएफ। सो जेंडर सिलेक्शन, जैसे कि अपन कह रहे थे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, सिमिलरली जेंडर सिलेक्शन इन इंडिया इज इलीगल। सो यदि कोई कर भी रहा है सो इट इज एन इलीगल एक्टिविटी। और यूजुअली जो सेलिब्रिटीज के बच्चे होते हैं वो भी आईवीएफ के थ्रू हो रहे हैं, वो तो तो उनसे ही पूछना पड़ेगा वो क्या करते हैं। पर वो नेचुरली क्यों नहीं करते? यूजुअली देखा जाए तो ज्यादातर आईवीएफ ऑप्ट कर रहे हैं। वो देखो, फर्स्ट रीजन इज कि बहुत डिफर्ड प्रेगनेंसीज हो रही है कि वो प्लान ही 40-45 ईयर्स पे करते हैं जब उनका करियर में वो स्टेबिलिटी आ चुकी होती है और वो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। दूसरा ये होता है उनके लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर जो उनके पास एक लिमिटेड ब्रेक ड्यूरेशन होता है, या हो सकता है कोई और भी इलनेसेस होती हों जिसकी वजह से उनको आईवीएफ के लिए ऑप्ट करना पड़ता है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, उनके साथ में क्या चीज़ें हैं, क्या रीज़न था जिसकी वजह से आईवीएफ हुआ, वो सारी चीज़ें तो अपन इस पे डिस्कस नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म पे। बट हाँ, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ डेफर्ड प्रेगनेंसीज की जो वो एज है, जैसे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जो प्रेगनेंसी है वो थ्रू सरोगेसी हुई है, और वो एग फ्रीजिंग उन्होंने पहले से करा ली थी, अच्छा। और वो वाले फ्रोजन एग्स यूज करके उन्होंने प्रेगनेंसी करी है। तो आईवीएफ के थ्रू यूजुअली सिंगल बेबी तो पॉसिबल है, डबल ट्विंस और ट्रिपलेट्स भी पॉसिबल है? हाँ, आईवीएफ में यदि हम 2 एम्ब्रियोज यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए, या 2 एम्ब्रियोज हम प्रेगनेंसी कराने के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो ट्विन प्रेगनेंसीज हो सकती है। नॉर्मली हम 3 एम्ब्रियोज यूज नहीं करते हैं बिकॉज ट्रिपलेट प्रेगनेंसी पूरा 8 मंथ्स 9 मंथ्स तक कैरी करना थोड़ा एक डिफिकल्ट या टीडियस प्रोसेस हो जाता है। जैसे फारा खान है, उनके ट्रिपलेट्स हैं, थ्रू आईवीएफ हैं, उनके 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर हुए थे, बट उनको 5th-6th मंथ के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट रह के रेस्ट करना पड़ा था। तो इसलिए हमारा जो प्रेफरेंस रहता है वो डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर ही रहता है कि मतलब वो ट्विंस तक ही कंसीव करे, ट्रिपलेट्स ना हो। तो ट्विंस भी डिमांड पे होते हैं या आप अपनी चॉइस से कर देते हैं?
चॉइस जैसा तो कुछ भी नहीं है। सो आईवीएफ में जैसे यदि हम सक्सेस रेट को देखें, तो यदि हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके साथ सक्सेस रेट अराउंड 50 to 60% है। 40 to 50%, 40-45% और रहती है। यदि हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं हम्म तो उसके साथ में सक्सेस रेट इज अराउंड 70 to 80%। हम्म सो आईवीएफ की सक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए अंडर द लॉ ऑफ एआरटी ये अच्छा अलाउड है कि आप 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर सकते हैं। हम्म जैसा कि आपने पूछा ट्रिपलेट, हम्म क्वाड्रप्लेट, 4 करने को तो कितने भी कर सकते हैं, बट आउटकम हम क्या गेन करना चाह रहे हैं। यदि हम 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं, एक मदर 3 बेबी कैरी कर रही है, तो वो मदर और बेबी दोनों के लिए ही बहुत एक हाई रिस्क स्टेट हो जाती है, चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी होती है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग और स्पर्म एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस में जब आप एम्ब्रियो बनाते हैं तो कितने बनाते हैं एक टाइम पर? हम कितने भी मदर के जितने भी एग स्टिमुलेट होते हैं उस हम्म दौरान वो सारे एग्स को हम बाहर निकालते हैं, एग पिकअप करते हैं। और जो मेल पार्टनर होता है वो सारे एग्स को इंजेक्ट किया जाता है मेल पार्टनर के जो स्पर्म होता है उससे। एंड जो भी एम्ब्रियो बनते हैं वो जो भी हेल्दी एग होगा और हेल्दी स्पर्म होगा वो एक हेल्दी एम्ब्रियो में ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये मतलब इसमें ये नंबर हम डिसाइड नहीं कर सकते, अच्छा या कोई पेरेंट खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे आप इतने ही एग निकालिए या इतना ही हम्म स्पर्म लीजिए, वो उस तरीके से नहीं होता। उनका एग रिजर्व कितना है वो डिसाइड करता है कि हमें कितने एग मिलेंगे और उससे कितने एम्ब्रियो बनेंगे। सो एक आईवीएफ साइकिल में कई बार ऐसा होता है कि एक फीमेल से केवल एक ही एग निकल पाता है, अच्छा बावजूद इसके कि हमने उसके नंबर ऑफ एग्स इंक्रीज करने के लिए हमने इंजेक्शंस भी यूज़ किए हैं, मेडिसिन भी यूज़ किए हैं, हम्म बट कई बार उस आईवीएफ साइकिल में फीमेल से 20, 30, 40 अप टू 60 एग्स भी निकल जाते हैं। सो अच्छा जो भी एग अपन रिट्रीव कर रहे हैं, हम्म अपनी कोशिश रहती है कि उनमें से अच्छे एग्स को सेलेक्ट करके और स्पर्म्स के साथ में हम इंजेक्ट करके फर्टिलाइज करें, हम्म 5 दिन उनको ग्रो होने दें और फिर अपन देखें कि कितने अच्छे एम्ब्रियोज बन पा रहे हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ एम्ब्रियोज अच्छे बनते हैं उन सबको अपन कपल की कंसेंट के साथ में अपन फ्रीज कर देते हैं। तो इसमें ग्रेड क्लास होती है एम्ब्रियो में? हाँ बिल्कुल होती है। ग्रेड हाँ, क्लास एम्ब्रियोज की यदि मैं डे 5 एम्ब्रियो की बात करूँ जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, हम्म तो इसमें 3 ग्रेड के एम्ब्रियो रहते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 जो एम्ब्रियो होता है वो सिंगल एम्ब्रियो 40-50% रिजल्ट कैरी करता है। ग्रेड 2 एम्ब्रियो की यदि हम बात करें तो 20 to 30% रिजल्ट होते हैं, और ग्रेड 3 जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें 5 to 10% ही चांसेस होते हैं कि उनसे प्रेगनेंसी होगी। तो ग्रेड 1 जो हमारा टारगेट होता है वो ग्रेड 1 एम्ब्रियोज अचीव करना होता है, और जितने ग्रेड 1 एम्ब्रियोज बनते हैं कपल के, और उससे उनका सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाता है। तो जैसे कोई कैंसर पेशेंट आया, इससे कीमोथेरेपी से प्रेगनेंसी के चांसेस कितने कम हो जाते हैं? कीमोथेरेपी एक ऐसा दवाई होती है जो हम कैंसर पेशेंट्स में यूज करते हैं, तो वो उसका कीमोथेरेपी का टारगेट क्या होता है, जो भी रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स है हम्म उनका मल्टीप्लिकेशन रोकना या उनका बढ़ना रोकना। तो जो अपने गैमीट्स है, ओवरीज हैं या टेस्टिस है, ये भी रैपिडली मल्टीप्लाइंग एक स्ट्रक्चर है, हम्म तो वो उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो यदि कीमोथेरेपी लगने वाला है या रेडियोथेरेपी उसी तरफ होने वाली है, तो वो चीजें अपने गैमीट्स को या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। तो यदि कोई फीमेल है जो जिनको कीमोथेरेपी किसी भी वजह से लगने हैं, तो आई हम्म वुड सजेस्ट कि वो पहले एग फ्रीजिंग करा लें अपना, अच्छा देन फिर कीमोथेरेपी के लिए जाएं, और फिर यदि वो भविष्य में कभी प्रेगनेंसी प्लान करती हैं हम्म तो वो फ्रोजन एग्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो मेल पार्टनर हैं यदि उनका किसी भी वजह से कीमोथेरेपी, इनफैक्ट यदि वो अनमैरिड भी है और किसी भी वजह से यदि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के लिए जाना है, तो वो पहले अपना सीमेन फ्रीज प्रिजर्व करा ले और फिर उसके बाद में ये प्रोसेस पे जाए। तो अगर मान लो वो फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर पे हैं और एग फ्रीज करा लिए या स्पर्म फ्रीज करा लिया, अब वो नहीं बचे किसी कारण, मतलब कैंसर की वजह से नहीं हाँ बचे, हाँ तो उनके स्पर्म और एग आप डिस्कार्ड कर देते हो? जी, हम पहले से कंसेंट लेते हैं, उनके पेरेंट्स से भी कंसेंट, यदि वो अनमैरिड हैं तो उनके पेरेंट्स की कंसेंट होती है, उनकी कंसेंट होती है। यदि किसी भी वजह से, कोई भी अनफोर्सीन इवेंट की वजह से वो नहीं बचते, हम्म तो वो सीमन सैंपल हम डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर वो एग सैंपल्स हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आईवीएफ से कैंसर का चांसेस बढ़ जाते हैं क्या? नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं नहीं बिल्कुल। बढ़ते। आईवीएफ से अभी एक लेटेस्ट स्टडी आया है जिसने लास्ट 30 इयर्स में स्टडी किए हैं जिन पेशेंट्स का या जिन कपल्स के साथ में आईवीएफ हुआ था। तो फाइनल इन्फ्रेंस इसका यही है कि कोई भी कैंसर का इंसिडेंस आईवीएफ कराने की वजह से कभी नहीं बढ़ा। हम्म न तो कपल्स में बढ़ा, न उनके बच्चों में बढ़ा। अच्छा सो अपन ऐसे ना देखें कि जिन कपल्स ने आईवीएफ कराया उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, या जो बच्चे आईवीएफ से हुए हैं उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। तो बहुत लॉन्ग टर्म स्टडी भी ये बताती है कि जो आईवीएफ है इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। जैसे पेशेंट्स आते हैं उनके दिमाग में क्या कभी ये चीज आपने सुनी है उनके मुंह से कि आईवीएफ तो बहुत एक्सपेंसिव है, 10-15 लाख लग जाएंगे इसलिए हम नहीं करवाएंगे ये?
ये भी एक मिथ है कि आईवीएफ एक बहुत महंगा प्रोसीजर है। मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, हमारे पास जो पेशेंट्स पहुँचते हैं वो कम से कम 6 से 7 आईवीएफ जितना पैसा पहले खर्च खर्च करके आ कर चुके हैं चुके वो। होते हैं। अच्छा। ये जो छोटा-छोटा जो वो ट्रीटमेंट लेते हैं, इतना 10-12 साल, 15 साल तक जो वो उस चीज़ को लेते रहते हैं जिसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं है। और आईवीएफ जो कि लाख, सवा लाख, 1.5 लाख में आईवीएफ का एक पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो यदि हम उससे कंपेयर करें तो ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट आपको 80% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो सो यूजुअली आईवीएफ का कॉस्टिंग इतना ही आता हाँ, कॉस्टिंग आईवीएफ जो प्रोसेस है या आईवीएफ साइकिल का कॉस्ट इतना है। है। सो क्योंकि क्या है, वो तो फॉर एग्जांपल कोई कपल आया, उन्हें आईवीएफ के पैकेज के बारे में समझाया, सो करीब वो 1.5 लाख के आसपास होता है। वो 1.5 लाख की एक बार भी कॉस्ट सुनते ही उसको लगता है कि बाप रे, ये तो इतना सारा है। अब आईवीएफ ऑप्ट करने वाले कपल क्या होते हैं, उससे पहले जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, 6 से 7 आईवीएफ साइकिल जितना पैसा खर्च कर चुके होते हैं। अच्छा। वो आयुर्वेद वाले भी हो सकते हैं, होम्योपैथी वाले भी हो सकते हैं, जर्नल प्रैक्टिशनर के साथ भी हो सकते हैं, वहाँ के लोकल डॉक्टर्स के साथ भी हो सकते हैं, झाड़ फूक वाले बाबा भी हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल। मतलब मैं हमने नॉर्मली ये देखा है कि डॉक्टर के पास आने से पहले वो सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर चुके होते हैं। अब जब वो आईवीएफ करा रहे होते हैं ना, तो उनके दिमाग में क्या आता है कि यार 1.5 लाख तो यहाँ देने हैं और मेरे 10 लाख पहले खर्च हो चुके हैं। तो फिर वो अच्छा। कहते हैं कि आईवीएफ में तो 10-15 लाख रुपए खर्च होते हैं। सो जो पार्क में बैठ के चाय की थड़ी पे बैठ के जो पंचायत होती है ना, वहां से जब ये र्यूमर्स निकलते हैं तो ये सब अपने आप मिथ बन जाते हैं। तो जैसे आईवीएफ जो करवा रहे होते हैं, अब किसी ने मल्टीपल आईवीएफ करवाए हैं, उनकी बॉडी कितनी डैमेज हो जाती है उससे? आईवीएफ कराने से बॉडी कभी भी डैमेज नहीं होती है, क्योंकि आईवीएफ में जो भी हार्मोन्स या जो भी मेडिसिन हम यूज करते हैं वो नेचुरल हार्मोन्स और नेचुरल मेडिसिन होते हैं। नेचुरल का मतलब होता है कि वो वही नेचुरल जो हमारी बॉडी में बनने वाला हार्मोन है उसी को ही रिजेंबल करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन तो कपल्स ऑलरेडी ले चुके होते हैं। इसमें बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो नेचुरल प्रेगनेंसी में भी हम लोग यूज करते हैं। मेजॉरिटी मेडिसिन ऐसी भी होती है जो हम नेचुरल प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स में भी यूज करते हैं। तो इसलिए आईवीएफ करवा लेने से बॉडी को कोई साइड इफेक्ट होगा ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जैसा है ना, ये फिर वापस से एक मिसकंसेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन बोलूंगा कि आईवीएफ कराने से बॉडी डैमेज होती है। सो जब तक कपल आईवीएफ कराने का डिसीजन लेते हैं, तब तक उनकी एज क्या है, कम से कम 8 से 10 साल ज्यादा हो चुकी होती है। हाँ। अब एक 30 ईयर का कपल आईवीएफ कराए और एक 45 ईयर का कपल आईवीएफ कराए, सो अपने को क्या लगता है कि जिसने 45 ईयर में कराया, अरे यार इन्होंने तो 1-2 आईवीएफ कराए और देखो कैसा हो गया इनका शरीर। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आईवीएफ, इट इज बिकॉज ऑफ देयर ओन एज। सो अच्छा। जो कपल टाइमली डिसीजन लेते हैं, कोई डैमेज नहीं होता। क्या आपको लगता है कि साइंस ऐसी चीज अलाउ करेगी जिसमें कपल्स को डैमेज हो और वो फिर भी चल रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। एज और प्लस स्ट्रेस, जो लास्ट 10 से 15 साल का जो वो स्ट्रेस लेके साथ में घूम रहे हैं, 10 से 15 साल वाला जो ट्रीटमेंट है, बहुत सारे ऐसी मेडिकेशंस हैं जो झाड़ फूक वाले बाबा और ये और वो, कुछ प्रूवन नहीं है वो क्या खा रहे हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट हुआ था, कितना उसने चीज को अफेक्ट किया। अभी रिसेंट का मैं एग्जांपल देती हूँ। एक कपल आए थे मेरे पास में अभी 2-3 दिन पहले, उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं और उसके बाद में मतलब उनको करीब शादी के 2 या 3 साल बाद ही उनको बता दिया गया था कि आपको आईवीएफ का ही रिक्वायरमेंट होगा, आईवीएफ से ही आपकी प्रेगनेंसी होगी। लेकिन स्टिल वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा ट्रीटमेंट वो तब से ले रहे हैं। जो हस्बैंड है वो कारपेंटर है, लेकिन वो स्टिल वो वाला ट्रीटमेंट चलता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले वो उन्होंने किसी दाई माँ को दिखाया था और वो दाई माँ ने उनको ये बोला कि आपके तो पुराना कोई मरा हुआ बच्चा चिपका हुआ है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। उन्होंने वो बच्चा उनको निकाल के भी दिखाया जो एक फ्लैश का टुकड़ा जैसे, मतलब कोई ऐसे छिपकली जैसा कोई टुकड़ा था, जो उन्होंने मुझे फोटोग्राफ दिखाई उसकी। एंड वो फीमेल बिलीव भी कर रही है कि वो उनके यूट्रस के अंदर से ही निकाला गया है, जबकि 6 महीना पुराने वाली सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं था। तो इसलिए ये वाले जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, उनके मेंटल लेवल को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कि हमको तो किसी ने बताया नहीं आज तक कि इस तरीके से भी कुछ हमारे साथ में चल रहा था। और जो डिसीजन उनको आज से करीब 9 साल पहले ले लेना चाहिए था, वो डिसीजन वो शादी के 12 साल बाद ले रहे हैं, जब डैमेज वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, एज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से सबको लगता है कि आईवीएफ की वजह से जो भी फाइनल जो हो रहा है वो सब आईवीएफ की वजह से हो रहा है। तो वैसे हमारी कंट्री में आईवीएफ कब आया था? 1978 में जो फर्स्ट चाइल्ड थी वर्ल्ड वाइड, यदि मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट चाइल्ड थी लुइस ब्राउन, 1978 जुलाई में वो पैदा हुई थी। एडवर्ड एंड स्टेप्टो, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने आईवीएफ का आविष्कार किया था, या दे वर डिस्कवरर्स। इंडिया में उसी साल में सुभाष मुखोपाध्याय करके डॉक्टर साहब थे बंगाल के, जिन्होंने आईवीएफ के थ्रू कानुप्रिया अग्रवाल या दुर्गा उस नाम से एक चाइल्ड बॉर्न हुई थी अक्टूबर में। तो वही 1978 में जिसमें वर्ल्ड में उनको फर्स्ट आईवीएफ चाइल्ड मिला था, उसी साल में 2 महीने बाद हमें इंडिया में अपना फर्स्ट आईवीएफ चाइल्ड मिल गया था।
तो हम लोग इतना हमारी मतलब सोसाइटी में लोग इतना लेट क्यों है, या मतलब जनरली लोग इतना लेट क्यों आईवीएफ की तरफ? अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंटली कोई कन्वे ही नहीं करना चाहता। अच्छा। देखो, ऑफ द रिकॉर्ड यदि मैं बताऊँ तो एक्चुअली उसमें इतना ज़्यादा पॉलिटिकली वो जो डॉक्टर साहब थे, उनका जो भी टेक्नीक था दैट वाज़ फार सुपीरियर जो लंदन में जो केस हुआ था उससे। अच्छा। उन्होंने आज के ज़माने के गोनाडोट्रोपिन्स यूज़ करे थे, वहाँ से बहुत बेटर रिज़ल्ट यहाँ पे अचीव हुआ था। वजाइनली उन्होंने ओवम पिकअप किया था, वो लैप्रोस्कोपिकली करते थे। सब चीज़ें वहाँ से करीब 15-20 गुना बेटर चीज़ थी यहाँ पे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो पेपर लिखा और ही प्रूव्ड कि उन्होंने फर्स्ट आईवीएफ चाइल्ड किया है, पॉलिटिकली ड्रिवन, ही वाज़ सेंट टू जेल। 3 या 4 साल बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था डॉक्टर साहब ने, कि मतलब मैंने इतना अच्छा काम किया लेकिन स्टिल भी किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। उनका ये रिकॉग्निशन भी अभी 3 साल पहले आईएफएस, इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी ने एक मुहिम छेड़ा था कि उनको हम रिकॉग्निशन दिलवाएँगे वर्ल्ड वाइड। तब उसके बाद में सब लोगों ने जानना शुरू किया है। तो आप लोग कैंप कंडक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। आपके पास वहाँ पर जो लोग आते हैं, यूजुअली क्या होता है कि मेल तो इतने नहीं आते, फीमेल आती हैं और विद देयर इन लॉज आती हैं। तो इन लॉज का क्या रिएक्शन होता है? नहीं, हमारे बच्चों में कोई कमी है कि नहीं है? मतलब इसमें भी 50-50 है। कुछ बहुत ही एक्सेप्टेबल होते हैं कि हाँ, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप आईवीएफ से भी यदि ये कंसीव करते हैं, तो हम बहुत खुश हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं कि जो हर चीज़ को छुपाना चाहते हैं और बहुत डरे हुए रहते हैं, काफ़ी टाइम निकल जाने के बाद भी कि नहीं भई आईवीएफ से नहीं चाहिए, आप चाहे कोई-सी भी दवाई दे दो और कितनी भी महँगी दे दो, उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। वो डर और टैबू जो है ना, जो उन्हें लगता है कि यदि सोसाइटी में, यदि हमारे फैमिली में यदि किसी को पता चला, सो दे विल ट्राई टू जज अस। क्योंकि जैसे ही पता चलता है ना कि यार आईवीएफ करा रहे हो क्या? अच्छा, ये बच्चा आईवीएफ से हुआ है क्या? अच्छा, ये तो फीमेल कमजोर होगी, नहीं तो मेल कमजोर होगा। सो ये जो जजमेंट है ना, वो प्रॉब्लम है जहाँ जजमेंट में, सोसाइटी। क्योंकि अपनी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो सबको सबको ये डर लगता है कि मेल को जज किया जाएगा यदि आईवीएफ हुआ है, कि मेल में कोई कमजोरी होगी जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है उनकी वाइफ। तो अच्छा। ये क्योंकि मेल डोमिनेटिंग अपनी सोसाइटी है तो जो मेल को ये चीजें मंजूर नहीं होती कि भाई मेरे को किसी भी तरीके से जज किया जाए, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा छुपाया जाता है। यूजुअली ये मेल का ही कॉन्सेप्ट रहता है। नहीं, हाँ, मतलब ये मेल का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि अपनी सोसाइटी पूरा मेल ड्रिवन है, हाँ, मेल हाँ। एक सेंटर पॉइंट रहता है हर चीज़ के लिए, तो उनके ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है कि आईवीएफ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल फैक्टर की वजह से होता है, वो किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है। और लेकिन वो बस उनको ये चीज़ जतानी नहीं है, पता नहीं लगनी चाहिए किसी को भी, उनके ऊपर शक किया जाएगा, तो इस वजह से ये उसको छुपाते रहते हैं और छुपाने के चक्कर में वो इतना समय निकाल देते हैं कि बाद में फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं इनफर्टिलिटी के, हुँ। यूजुअली मेल और फीमेल दोनों आते हैं, तो रेशियो किसका ज़्यादा हाई होता है? मतलब इसमें, हाँ, साइंटिफिकली यदि हम बात करें तो 30% मेल होता है, 30% फीमेल होता है, एंड 30 टू 40%, 10 टू 20% बोथ होते हैं, एंड 10 टू 20% अनएक्सप्लेन्ड होता है कि अच्छा। सब कुछ नॉर्मल है, स्टिल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। अच्छा, ये भी फैक्टर है कि हाँ, दोनों हाँ, में सब बिल्कुल। कुछ नॉर्मल है, सब बट कुछ नॉर्मल है, स्पेशली एक बार काफ़ी लंबा टाइम निकालते हैं, 12-12, 15-15 साल जो कपल्स निकालते हैं, ये कहते नहीं सब ठीक है आप वेट करो, सब ठीक है आप वेट करो, तो ये वाला रेशियो ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी रिसेंट कुछ सालों पहले एक केस आया था सिद्धू मूसेवाले का। उनका मर्डर कर दिया गया था जी। एंड वो अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड थे। अब उनकी पेरेंट्स की भी काफ़ी एज थी, तो उन्हें एक 60-65 में आईवीएफ कराया। तो ये पॉसिबल है हमारे? 2022 में अपने इंडिया में एक एआरटी लॉ आया था। उस अच्छा। एआरटी लॉ ने एक एज लिमिट निर्धारित कर दी है अब कि फीमेल की 50 ईयर्स से यदि ज़्यादा है या फिर मेल की 55 से ज़्यादा है, तो फिर हम उनका आईवीएफ नहीं कर सकते। अच्छा। 2022 से पहले डेफिनेटली सही केसेस देखने को मिले थे जिसमें 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 72 ईयर्स के भी कपल्स के आईवीएफ हुए थे। लेकिन अब क्योंकि ये लीगल एक लॉ बन चुका है, तो इस लॉ के अबाइडिंग, इस लॉ के साथ में रहते हुए हम यदि फीमेल का एज 50 क्रॉस हो रहा है या मेल का एज 55 क्रॉस हो रहा है, तो हम उनका आईवीएफ नहीं कर सकते। मल्टीपल आईवीएफ फेलियर जो होते हैं, यूजुअली बहुत से लोगों को ये इससे गुजरना पड़ता है जी। और उसके बाद वो हिम्मत नहीं कर पाते कि हम वापस आईवीएफ कराएं या ट्राई करें बच्चा करने की। जी। पर फिर वो आपके पास आते हैं, तो ऐसा क्या करते हैं आप जो आईवीएफ उनका सक्सेसफुल होता है? देखिए, सबसे पहले तो उनके अंदर एक फेथ जगाना कि हम्म। आपका भी आईवीएफ सक्सेसफुल हो सकता है,
तो अच्छा। वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा कई सारे पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं जिन्होंने दिल्ली के कुछ सेंटर्स में आईवीएफ करा रखा होता है या फिर बॉम्बे आईवीएफ करा रखा होता है। एक पेशेंट ने तो मेरे से डायरेक्टली पूछा था कि आप ऐसा क्या कर देंगे जो दिल्ली वालों ने नहीं किया और आपके जयपुर में हो जाएगा? अच्छा। ऐसी कौन-सी टेक्नोलॉजी है जो देश के कैपिटल में नहीं है लेकिन आपके पास है? ऐसा कुछ नहीं है कि टेक्नोलॉजी वहाँ से हम कुछ बहुत बेहतर जो पूरे देश में नहीं है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन कई बार होता है कि इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट हर पेशेंट को जिस ट्रीटमेंट की नीड है उसके हिसाब से यदि हम उसको टेलर्ड वो अप्रोच लेके जाए, प्लस कुछ पेशेंट के ऐसे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो करवाने पे हमें क्लियर होता है कि हाँ ये दिक्कत है, इसको जब हम ओवरकम करेंगे या इसका हम ट्रीटमेंट देंगे इस तरीके से तो वो चीज़ें क्लियर ऑफ हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि दिल्ली बॉम्बे वाले ही आईएएस बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे, जयपुर वाले भी राजस्थान बन से सकते और अपने छोटे से गांव से भी वो सब चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे एक इसमें मेरे पास एक पेशेंट थे जिनके 7 टाइम्स आईवीएफ फेल हो रखे थे। 5 बार उन्होंने बॉम्बे से करा रखा था और 2 बार उन्होंने हैदराबाद में आईवीएफ करा रखा था। तो वो 7 टाइम्स उन्होंने जिस सेंटर से कराया था, एक बहुत रिनाउंड सेंटर है जहाँ से उन्होंने आईवीएफ कराया था। पेशेंट भी जो कपल थे वो सैटिस्फाइड थे कि उन्होंने जो हमारा ट्रीटमेंट किया उन्होंने अच्छे से किया, बट समहाउ हमें रिजल्ट नहीं मिला। उनकी जो भाभी है वो यहाँ रहती हैं, उन्होंने उनको बुलाया कि एक बार आप मेरे कहने पे एक बार मैडम से मिल लीजिए। अच्छा। वो मेरे पास में आई थी। फीमेल की एज 45 इयर्स है, हस्बैंड 48-49 इयर्स के थे जब वो मेरे पास में आए थे। उनका हमने आईवीएफ किया। जो हम स्टेप वाइज जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्लस जो उनकी पुरानी हिस्ट्री और जो पुराने पेपर्स थे उसको उससे गो थ्रू करने के बाद में हमें पता लगा कि ये चीज़ें हम और कर सकते हैं रिजल्ट्स को बेहतर करने के लिए। अभी उनका 20 या 29 वीक्स का प्रेगनेंसी चल रहा है। हमारे यहाँ पे फर्स्ट आईवीएफ में उनको सक्सेस मिली। मैं ऐसे नहीं कह रही कि यहाँ पर आओगे तो आपको फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस मिलेगा, लेकिन अपनी फेथ नहीं खोनी चाहिए क्योंकि वो सक्सेस मिलेगी यदि आप फेथ रखोगे तो। और जैसा कि ना कि बात करने से बात बनती है, हाँ। सो कई बार क्या होता है कि कपल्स पे डॉक्टर से क्या होता है खुल के बात ही नहीं कर पाते। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं ना कि जहाँ आईवीएफ रिपीटेडली फेल हो रहे हैं, उन केसेस को थोड़ा डेडिकेटेड टाइम देना होता है, थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना होता है, ताकि हम समझ सकें कि बेसिकली गैप आ कहाँ रहा है, प्रॉब्लम है कहाँ। कि अपन आईवीएफ ऑप्ट भी कर रहे हैं, हम करा भी रहे हैं, अच्छी जगह से भी करा रहे हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे हैं, बट उस थोड़े से गैप को फिल करने के लिए ना वो जो डिटेल्ड डिस्कशन है डॉक्टर का कपल के साथ ना, वो बहुत एक क्रूशियल स्टेप है। आपके पास ये पेनलेस जो आईवीएफ होता है प्रोसेस वो भी अवेलेबल है? हाँ, अभी एक रीसेंट एक नया कॉन्सेप्ट आया है पेनलेस आईवीएफ का। इसमें जो इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं उसमें निडल की जरूरत नहीं होती है। तो वो एक प्रेशर जेट प्रेशर टेक्निक से एक स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जो इंजेक्शन से जो दवाई होती है उसको स्किन के थ्रू ही अंदर डाल देते हैं। तो इसमें निडल्स भी नहीं लगती। तो जो लोग निडल से डरते हैं या सुई से डरते हैं वो भी अब आईवीएफ करा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी अब हमारे पास में अवेलेबल है। ये भी ना एक बहुत कॉमन मिथ है कि यार आईवीएफ कराएंगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, परेशानी बहुत ज्यादा रहेगी। तो शायद मेरे को लगता है कि साइंस ने भी एक स्टेप आगे बढ़ते हुए पेनलेस आईवीएफ डिवाइस की है कि जहां तो आप कपल्स उस चीज को ऑप्ट कर सकते हैं। आपके पास ये डिवाइस कब से शुरू हुई थी प्रोसेस इसका? हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट एक इन्वेंशन है। अभी इसी हम्म मंथ हमारे पास में ये डिवाइस आई है हम्म और 3 कपल्स का हम इससे कर चुके हैं। तो वो बहुत खुश है इस चीज़ से कि उनको इंजेक्शन नहीं लेना पड़ रहा। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। एक कपल काफी पैसे लगाते हैं आईवीएफ के ऊपर, तो जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं तो क्या वो भी कवर करती है आईवीएफ? हाँ, काफ़ी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो आईवीएफ के एक्सपेंसेस कवर करती हैं। तो यदि कोई कपल अपनी इंश्योरेंस ले रहे हैं, मेडिक्लेम ले रहे हैं, तो वो ये ध्यान रखे पॉइंट्स में कि वो आईवीएफ को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये रियम्बर्समेंट के फॉर्म में अवेलेबल है। नॉर्मल इंश्योरेंस होता है या उसके लिए अलग से आपको एक और अलग इंश्योरेंस लेनी होती है? हेल्थ केयर में सो कंसिडर हो बेसिकली जाता जैसे अपना नॉर्मल एक रूटीन हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो उसके साथ में अपन एक एडिशनल सर्विस उसमें ऐड करा सकते हैं है? कि अच्छा। इन फ्यूचर यदि अभी कभी हमें जरूरत रही तो आईवीएफ सर्विसेज भी उस हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड रहे। सो दैट इज एन एडिशनल वैल्यू दैट वी हैव टू गेट एट। तो आपके पास भी इंश्योरेंस अवेलेबल है जी, मतलब पेशेंट्स जी। के लिए? मतलब दोनों तरह से ही अवेलेबल है। कुछ हम्म कपल्स को ऐसा होता है कि फाइनेंशियल इशू रहते हैं, हम्म सो उनके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज इन एन ईएमआई ऑप्शन भी अच्छा। अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ईएमआई में भी कर? यस, हाँ, जी। ईएमआई ऑप्शंस भी कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं जो कपल्स को या उन फैमिलीज को डायरेक्ट फाइनेंस करती हैं, और उनके पास एक ईएमआई का ऑप्शन हमेशा रहता है। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, आपने जैसे पेनलेस की बताई बात, हुँ। तो वैसे एआई भी बहुत एडवांस है हमारा, तो उसमें सब देख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस है आईवीएफ का, कैसे हो रहा है सब कुछ।
तो आप कुछ बताना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हर कोई उसको यूज करना चाह रहा है, हर कोई चाह रहा है कि उसे कैसे और बेहतर से बेहतर चीजें बनाई जा सके। उसी तरीके से एआई इनकॉर्पोरेटेड एक सोनोग्राफी मशीन आई है जो ऋतु आईवीएफ ने अभी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट करी है अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। वो अच्छा। मशीन हमें एआई में क्या हेल्प करती है, जब उस मशीन से हम सोनोग्राफी करते हैं तो वो हमें ये बता सकती है फॉलिकल का मेजरमेंट करके कि इसमें मेच्योर एग मिलने की संभावना कितनी है। तो वो चीज हमें वो एआई वाली मशीन, जैसे एक एग्जांपल दूं तो वो हमें ये बता सकती है कि इसमें मेच्योर एग मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमें इसमें अभी पिकअप के लिए कितने दिन बाकी है। अच्छा। तो वो चीज वो मशीन हमें जनरेट करके बता देती है। एक दूसरी चीज ऋतु आईवीएफ में बहुत जल्दी इनकॉर्पोरेट होने वाली है, जिसमें एआई मॉनिटर्ड एम्ब्रियोस्कोप्स रहेंगे। अच्छा। सो 5 दिन की जो अभी जर्नी होती है एक एम्ब्रियो की, वो एक मशीन इंक्यूबेटर के अंदर, जिसके बारे में अपन ने पहले जिक्र किया था। सो एम्ब्रियोस्कोप एक वो डिवाइस होती है जो 24/7 उस एम्ब्रियो की ग्रोथ को मॉनिटर करती है। जब उसमें एआई इंटीग्रेशन होगा तो एट द एंड ऑफ डे 5, जब 5वें दिन का लास्ट होगा, उस टाइम एआई इंटेलिजेंस से हम ये असेस कर पाएंगे कि इन एम्ब्रियोज की सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है यदि इन एम्ब्रियोज को इम्प्लांट किया जाए। सो एआई का इन्वॉल्वमेंट जो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में है बहुत रैपिडली अडप्ट हो रहा है, और जो भी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को इनकॉर्पोरेट करेगा डेफिनेटली उनके सक्सेस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये आपकी सक्सेस का एक राज है। हो सकता जी। है। तो मैम अपनी ऑडियंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा? सबके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आईवीएफ प्रोसेस पे फेथ रखें। घर पे यदि आपकी शादी को काफी साल हो चुके हैं, किसी भी वजह से आप माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, तो आप हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, आगे बढ़े, प्रोसेस की तरफ जाए। अब देखिए, क्योंकि यदि खाने की थाली भी अपने सामने सजी हुई रखी है और हम हाथ बढ़ा के ग्रास नहीं खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा। उसी तरीके से यदि प्रोसेस अवेलेबल है तो आपको इस प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, फेथ रखें, रिजल्ट मिलेगा। सबकी गुड न्यूज कंफर्म करने के लिए हम सब आपके साथ हैं, और बस आप कोशिश करिए, हिम्मत देने के लिए सब आ जाएंगे। तो ये था आज का एपिसोड आईवीएफ के ऊपर। आज हमने बहुत सी चीज़ें जानी, डिस्कस करी, बहुत से मिथ्स ब्रेक करे आईवीएफ से रेलेवेंट। तो ये वीडियो जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। मैं थी आपकी होस्ट रुचिका गिल। थैंक यू। झलको